सर, महिलाएं जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरती हैं, चाहे पीसीओडी की बात करें, थायराइड की बात करें, बच्चा ना होने जैसी समस्याओं का बात करें, तो उनका भी इलाज इसमें पॉसिबल है क्या? आज अब देखिए यंग जनरेशन में इतना क्यों फैल रहा है इनफर्टिलिटी का केसेस। बॉडी एकदम अच्छी है, तगड़ी है, हष्ट पुष्ट सब है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो जो चीजें आपको एक समय के बाद करने चाहिए वो आप 15-16 साल की उम्र से कर रहे हो। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमारा होम्योपैथी भी उसी सिद्धांत पे चलता है। होम्योपैथी मतलब होता है, होम्यो मतलब सिमिलर, पैथी मतलब सफरिंग, सम से समान की चिकित्सा जो आपकी पीड़ा को समझ के उसके अनुसार का ट्रीटमेंट करती है, ये होम्योपैथी है। ये बच्चों को मोबाइल देना सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन के सबसे आ रही है। खतरनाक, सबसे खतरनाक। और इसके लिए मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, भले अगर किसी माँ को बुरा लगे तो मैं क्षमा याचना भी करता हूँ, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। अब बच्चा मोबाइल में जो की पीपी देखा, टॉम एंड जेरी देखा, बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया। सर, आपने जो ये वर्ड यूज़ किया हाइपर एक्टिव, क्या यही वजह है कि अगर उससे जब मोबाइल छीनते हैं बच्चे से, तब वो मोबाइल चीज़ें फेंकने लग जाता है, अपना सर फोड़ने लग जाता है? हाँ, क्योंकि आपने उस बच्चे का काउंसिल नहीं किया ना। और जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति हो, उसने अपने एक अकेलापन बना लिया है, तो उसको फिर दूसरे तीसरे कोई समझ में ही नहीं आएंगे। जिम में भी लोगों को हार्ट अटैक की खबरें आती हैं। देखिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, जो मैं मानता हूँ, पीटी कब होती थी? सुबेरे। योगा कब होता है? सुबह। एक्सरसाइज कब हो रहा है? सुबेरे। आजकल तो लोग अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जिम कर रहे हैं ना। मैं रात के 10 बजे ऑफिस से आया, नहाया, जिम से आ रहा हूँ। अब शरीर को रेस्ट की आवश्यकता है। अब हम जाके क्या कर रहे हैं वहां पर? ये एक्सरसाइज, ये वो। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? बढ़ेगा। अब उस मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा तो हार्ट पे प्रेशर आएगा। खान पान भी महत्व रखता है जितना, जैसे बोलते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं। चावल शायद ज़्यादा बॉडी के लिए सही नहीं है, तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसे कुछ रहता है? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ। मैं बचपन से चावल खाता हूं। कई लोग मेरे को ही बोलते हैं आप फिट कैसे हो, भगवान नजर न लगे। लेकिन मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या चलना है। एक मेरे साथ ही ऐसा इंसिडेंस हुआ। हम लोग दोस्त लोग गुपचुप खा रहे थे। अब वो इस गुपचुप वाले के हाथ में कुछ था, एक दोस्त ने देख लिया। ओके, ठीक। और वो पानी से हाँ, और उसके जब हम लोग गाड़ी पे बैठे, अरे यार उसके हाथ में ऐसा था, उसके हाथ में ऐसा था, उसके हाथ, आप विश्वास नहीं करोगे, अगले दिन उसी को लूज मोशन हुआ, बाकी सब ठीक थे। कई बूढ़े लोग, या फिर आप कह ले बूढ़े क्या कहें, आजकल तो जन्म के साथ ही शुगर जो है वो बहुत गंभीर रूप से घायल करती है इंसान को। जन्म से शुगर उन्हीं को आती है जिनके घर में हेरिडिटी की हिस्ट्री है। हेलो, टेमेंद्र साहू जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। क्या आपका क्वेश्चन था उनसे? सर, जैसे शादी है मेरी 4-5 दिन बाद और फेस डल है मेरा, तो जैसे अपन इंस्टेंट उसमें ग्लो कैसे ला सकते हैं ऐसा? अच्छा सर, कैंसर और ये सब की भी इलाज है इसमें पॉसिबल? क्योंकि मैंने सुना है रायपुर में कि कैंसर का भी इलाज होम्योपैथ से संभव हुआ करके। ऐसे कई पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है और आज उनका स्टेमिना, स्ट्रेंथ सब बरकरार है, उनकी जीने की इच्छा बढ़ गई है। जिस व्यक्ति या जिस परिवार में मानसिक सुख है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकते। इतने समय हो गया होम्योपैथी के इलाज को, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई बढ़ावा या फिर होम्योपैथ को किसी भी तरह से बूस्ट किया जाए, इसके लिए कोई भी कदम हम देखते नहीं आमूमन। देखिए, सरकार उनकी सुनती है जिसके पास भीड़ रहती है। और मैं इसके लिए सबसे पहले अपने होम्योपैथ को जिम्मेदार मानूंगा जिनमें एकजुटता की कमी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो द पीएस शो, और मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोनी। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो मोटापे से खासे परेशान हैं, उन लोगों के लिए है जो पेट की दिक्कतों से परेशान हैं, महिलाओं के लिए भी खास है क्योंकि महिलाएं जो पीसीओडी प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, बच्चा ना होने वाली प्रॉब्लम्स के साथ साथ कई ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जिससे वे जूझ रहे हैं, आज उनके लिए पॉडकास्ट कंप्लीट पैकेज ऑफ सॉल्यूशंस है। तो आप इस पॉडकास्ट को देखें क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी हजार। आइए हम आपको डायरेक्ट लिए चलते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं होम्योपैथी के फेमस डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी। डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ भैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और सबसे पहले मैं आपको और आपकी पीएस शो की पूरी टीम को
धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और एक अवसर दिया ताकि मैं आपके माध्यम से आम जनता को जागरूक कर सकूं। सर ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच का जो खाई है जो लोग नहीं समझते हैं, और आज एलोपैथी के चलते कई लोग मैं कहना तो लाजमी नहीं है, लेकिन कई लोगों की घर पे ही जा रही है, और होम्योपैथी की जो इम्पोर्टेंस है वो कई लोग समझते भी नहीं हैं, इसके चलते वो होम्योपैथ की तरफ बढ़ते नहीं हैं। तो आज पूरे पॉडकास्ट में हम होम्योपैथ के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो नहीं कर पाती है, जो एलोपैथ में हम देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होती है और इंस्टेंट फ़ायदा मिलता है, उसके पीछे सारे पेशेंट्स भगते हैं, हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए का बिल पटाते हैं। दूसरी तरफ होम्योपैथ की वो छोटी छोटी साबूदाने जैसी गोली और छोटे छोटे आप जो लिक्विड फॉर्म में जो मेडिसिन देते हैं वो तुरंत कैसे असर करता है, पहले तो आप इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसा आपने कहा कि छोटी छोटी गोलियां, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, उसी बूंद बूंद से सागर बनता है। और जब आप इमरजेंसी मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो नो डाउट एलोपैथी उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, किसी बीमारी को ठीक करना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो वहाँ लोगों के मन में एक सवाल आता है कि होम्योपैथी है, होम्योपैथी पे हम जाएं। तो कहीं ना कहीं आज जो मैं देख रहा हूँ रुझान लोगों का होम्योपैथी में बढ़ता जा रहा है। और ये गोलियाँ आपको दिखने में मीठी लगती हैं, लेकिन जैसा कि आप सामने भी देख रहे होंगे, एक तरफ गोली रखी है, एक तरफ शीशी रखी है, इन सब में अलग अलग प्रकार के लिक्विड हैं। तो हमारे होम्योपैथी में 5 से 10 हज़ार प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ हैं जो एक व्यक्ति विशेष के आधार पर निर्धारित होती हैं। हम जब प्रॉपर केस चेकिंग लेते हैं, हमारे पास कोई भी मरीज आता है, अगर उसको पेट भी दर्द है तो हम विधिवत उसकी शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण, आंतरिक लक्षण, ये सारे को मिलान करके जब हम उसको उसके हिसाब से उचित दवाई देते हैं तो उसकी कई प्रकार की परेशानियां ठीक होती हैं। तो होम्योपैथी दिखने में तो मीठी गोली है, लेकिन हम जो कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये उससे कम नहीं है। जो लोग नहीं समझते हैं डीपली होम्योपैथ के बारे में, सोचते हैं कि इंस्टेंट इसमें इलाज नहीं है, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं और कोरोना के बाद तो और समझने लग गए हैं, क्योंकि मेरे पास ही क्लिनिक में कोरोना के ऐसे ऐसे पेशेंट थे जो 70 ऑक्सीजन 60 ऑक्सीजन ये मेरे पास आए और इंस्टेंट, मतलब कि मैं बोलूँगा ऐसा ऑक्सीजन बढ़ा है। मेरा एक जन्मदिन का समय था, रात के करीबन 1:45 बज गए थे, मैं क्लिनिक से निकल रहा था, उसी समय एक पेशेंट मेरे पास आई, बोले सर आप मदर को देख लें क्या, कहीं बेड नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कि मदर आपकी अंदर आ जाएंगी, बोली हाँ। तो वो अपना ऑक्सीजन मास्क लगा के स्प्रे करने वाला वो अंदर तक आई। मैंने उनको जैसे ही देखा, उनको ऑक्सीजन था 35। ओह माय गॉड। और उस समय मेरे मन में भी एक डर कि अगर इनको कहीं कुछ हो गया तो सब कुछ मेरे ऊपर आएगा। ठीक बात है। ठीक, और वो मैं समझता हूँ कि ईश्वर का मेरे जन्मदिन पे सबसे बड़ा गिफ्ट था। आज भी उनके मेरे पास मैसेज है व्हाट्सएप में कि जब मैंने उनको दवाई दिया, मैंने सिर्फ दादी के कंधे पे हाथ रखा, मैं आपको कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ। और मैंने इधर से ऑक्सीमीटर लगाया और मेरे इतना बोलने पे उनको ऑक्सीमीटर 1-2 पॉइंट और धीरे से मैंने दवाई अपनी दी सूंघने की, तुरंत उनको 2-2 बूंद दवाई हर एक 2-2 मिनट पिलाते गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 घंटे में मैंने 70 ऑक्सीजन करके उनको घर भेज दिया। और सुबह उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया उनकी बेटी का कि सर मैंने जादू होते देखा है, मम्मी का ऑक्सीजन 95-96 चल रहा है। तो ये होम्योपैथी है। होम्योपैथी को लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारे पास कवरेज की कमी है। कई होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस अच्छी है, इनकम उतनी नहीं है, हाँ, तो चाह कर भी वो कवरेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब से एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है, हर व्यक्ति जो है, और मैं उन होम्योपैथी डॉक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोग अवेयर भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे डॉक्टर भी हैं जो कुछ नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि हम उस मंच पे ऐसी बातें रखें जो हमारे लिए अच्छी हों। तो सर इसमें कमाई कम है कि इसीलिए लोगों का जो आने वाली जो पीढ़ी है जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो उसी के कारण नहीं जा रहे हैं होम्योपैथ में? देखिए, बात ऐसी नहीं कि लोग नहीं जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक थिंकिंग क्या है, होम्योपैथी सस्ती है, फ्री में कैंप करते हैं। जबकि हमको फ्री में कैंप इसलिए करना पड़ा, मैंने भी एक टाइम पे किया है, मैंने भी एक दिन में 2-2 3-3 कैंप लगाए हैं, मैंने भी गली गली दवाइयाँ बांटी हैं। क्यों? हमको अपने आप को प्रमोट करना है। लेकिन जब व्यक्ति क्लिनिक में उस प्लेटफॉर्म से आता है कि यहाँ भी उसको सस्ती मिलेंगी, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है? लेकिन आज की डेट में जो डॉक्टर रिजल्ट दे रहा है
मैं आपको ऐसे ऐसे होम्योपैथी डॉक्टरों की बात बताऊंगा जिनकी 10-10 हज़ार रुपये कंसल्टेंसी फीस है सिर्फ मात्र आज की डेट में, वो भी ले रहे हैं। वो दिन में 5-6 मरीज देखते हैं, एक मरीज को आराम से 1-1 2-2 घंटा देते हैं होम्योपैथ में। तो ऐसे भी डॉक्टर है जो अर्न कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप बिल्कुल अर्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पहले, आज से कोविड के पहले, उससे आप 5 साल पीछे जाएं तो होम्योपैथी को सस्ती, स्लो, ये सब जो बातें करते थे, आज के ज़माने में वो चीज़ें बंद हो गई हैं। आज के डेट में होम्योपैथी भी रिजल्ट दे रहे हैं और उसमें भी होम्योपैथी के जो डॉक्टर है वो अच्छे से अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। इतने समय हो गया होम्योपैथी के इलाज को, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई बढ़ावा या फिर होम्योपैथ को किसी भी तरह से बूस्ट किया जाए, इसके लिए कोई भी कदम हम देखते नहीं आमूमन। देखिए, सरकार उनकी सुनती है जिसके पास भीड़ रहती है, और मैं इसके लिए सबसे पहले अपने होम्योपैथ को जिम्मेदार मानूंगा जिनमें एकजुटता की कमी है। आज तक हमने अपनी कोई भी बात एकजुट होकर नहीं रखी। मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन जब तक हम एक नहीं होंगे हमारी सुनी नहीं जाएगी। आज आप देखिए, एलोपैथी का संगठन है आईएमए, वो मिल के अपनी सारे बात रखता है, सारे अपनी चीज़ें करवा लेता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई संगठन नहीं है। अगर हम एकजुट भी होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास रहता है, हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में हर डॉक्टर अपने दिमाग से चलता है। यही होम्योपैथी की सबसे बड़ी खासियत भी है। यहाँ पर कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है कि मेरे पास सर दर्द का पेशेंट आया तो मुझे यही दवाई देनी है। आज सर दर्द का मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, मैं उसको अपने दिमाग के हिसाब से दवाई दूंगा। वो किसी और डॉक्टर के पास जाएगा, वो उसको अपने दिमाग से दवाई देगा। तो इसीलिए हम होम्योपैथी का दिमाग नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम कभी कभार एक मुद्दे पर मुखर होके नहीं आते हैं। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है, विगत 25 वर्षों से हम सब प्रयासरत थे और छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री जी ने की है। तो अब धीरे धीरे केंद्र सरकार के द्वारा भी, जब से केंद्र में मोदी जी आए हैं, होम्योपैथी का बजट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आज एक इतिहास, मतलब अपन भारत देश में देखेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब होम्योपैथी का प्रोग्रेस होते हमको दिख रहा है। कई ऐसे इलाज है जो ट्रीटेबल नहीं होते, उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता और उनको कई जगह से आराम नहीं मिला। वैसे लोगों को भी, वैसे मरीजों को भी मैंने देखा है कि होम्योपैथ से आराम मिला है। मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ उन जगहों का, उन मरीजों का, और मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि होम्योपैथ से मेरा ठीक हो गया, होम्योपैथी से ही मेरा ठीक हुआ है। जैसे स्किन ट्रीटमेंट की बात कर लीजिए, और मनोरोग की, कई लोग जो मनोरोगी होते हैं, मनोपचार के लिए जाते हैं, तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता एलोपैथी से, तो आखिर आकर के तो आखिर इसमें है क्या जो आप लेकर के आज आए हैं यहाँ पर? उसमें ऐसा क्या जादू है, क्या डालते हैं आप इसमें? देखिए, इसमें हम व्यक्ति की भावनाओं को डालते हैं। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, अगर मेरे और आपका मन का मेल हो गया तो हमारा जीवन लंबा चलता है। किसी भी व्यक्ति को, मैं आपको एक सीधा एक कॉमन एग्जांपल बताऊंगा। एक कोई बहुत सुंदर लड़की है, उसको देख के हमने शादी कर ली, ठीक, और उस व्यक्ति का, हस्बैंड वाइफ का मन और दिमाग का मेल नहीं हुआ, रोज़ लड़ाई हो रहे, रोज़ झगड़े हो रहे, तो एक टाइम बाद वो अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार बहुत पैसे वाला लड़का देख के हमने घर में लड़की की शादी कर दी। अब हस्बैंड कोई ड्रिंकर है, कोई कुछ है, दिन भर मारपीट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो लड़की भी अलग हो जाएगी। तो जहाँ पर मन और दिमाग का मेल बैठ जाए वो रिश्ता लंबा चलता है। यही होम्योपैथी डॉक्टर और मरीजों के बीच का रिश्ता होता है। हमारे पास जब कोई भी पेशेंट अपनी शारीरिक तकलीफ लेके आता है तो हम उसकी मानसिक और मन की स्थिति को समझते हैं, उसके दुख को समझते हैं, उसके दर्द को समझते हैं। और जब हमने उसको समझ लिया, उसको सुन लिया, तो 10% 50% तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर के पास जाने से 50% तो वैसे ही बीमारी खत्म हो जाती है। अभी मैं आपको कल ही की बात बताऊं, मेरे पास एक अमरीडी की एक पेशेंट थी, मैं उनका नाम लेता हूं, बरखा, मैं उनको आंटी बोलता हूं। वो मेरे पास आई, मैं बोला आंटी बताओ, रात के 9:30 का समय था, क्या तकलीफ? बोली बेटा आपको देख के सब तकलीफ भूल जाती हूँ मैं। और उनको याद नहीं आया, वो इतना इतनी बेचैन थी, वो इतनी उनको तकलीफें थी, सारी ठीक हो गई उनकी तकलीफें धीरे धीरे करके। तो एक विश्वास है जो हम कमाते हैं पेशेंट से। हमारा रिलेशनशिप मरीज से पैसा लेना नहीं है, एक रिश्ता बनाना भी है। और जब एक तालमेल बैठ जाता है, एक भावनाएं आपस में जब हम एक दूसरे से शेयर करना चालू कर देते हैं और उन भावनाओं का समावेश करके, जो होम्योपैथी है सम से समान की चिकित्सा, मतलब जिस चीज़ से आपकी बीमारी आएगी उसी चीज़ से जाएगी। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे अपन प्याज काटते हैं, आँख से आंसू आता है, नाक से पानी गिरता है। हमारे यहाँ प्याज से बनी एलियम सीपा दवाई है। अगर सर्दी में आपको उसी टाइप के लक्षण आए, आप वो दवाई दे दीजिए तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आप देखते होंगे हमारे यहाँ सांप के जहर से बनी दवाई है लेकेसिस, जो
लोहा लोहे को काटता है हम बोलते हैं। अब सांप का क्या होता है? बदला लेने की भावना। सांप डसता है, ठीक, अब उसका मुंह सूखता है, जीभ बाहर निकालता है, सांप की ऐसे ऐसे करता है। इस टाइप के पेशेंट हमको लाइफ में दिखते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, रोहित भाई आपको उसने कुछ बोल दिया, आप क्या बोलोगे? अरे छोड़ो ना सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसको क्या बोलूँ। ये आपकी सोच है। एक व्यक्ति क्या बोलेगा? निकाल गोली, उसको तुरंत मारते हैं। एक व्यक्ति क्या बोलेगा? गाली दे देगा उसको। एक व्यक्ति उसको झापड़ मार देगा। तो चीजें एक आई, रिएक्शन सबके क्या हुए? अलग अलग। तो जब इन रिएक्शन को हम समझते हैं कि आपको सोरियासिस तो है, लेकिन उस सोरियासिस ने उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डाला? एक्जिमा तो है, उस एक्जिमा ने उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डाला? हम सिर्फ खुजली इचिंग नहीं देखते, हम उसके जीवन के पूरे प्रभावों को, जो भी चीजें आती हैं, पेट हो गया, डाइजेशन हो गया, सबको मिला जुला के जब हम दवाइयां देते हैं तो होम्योपैथी दवाई जादू की तरह असर करती है। मतलब आप उनकी मनोस्थिति को भी ज्यादा समझने की प्रयास करते हैं, उसके बाद मेडिसिन आप प्रेफर करते हैं? होम्योपैथी टोटली आपकी मन स्थिति पे ही डिपेंड करती है, कंप्लीटली 100%। मन स्थिति, मानसिक स्थिति, फिर शारीरिक स्थिति। शारीरिक लक्षण हमारे होम्योपैथी में सबसे लास्ट आते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति अगर अच्छी हो तभी दवाई रिस्पॉन्ड करती है, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथी हो या फिर देखिए आयुर्वेदिक। कोई भी काम हो, आपकी इच्छा शक्ति के बगैर कोई काम नहीं कर सकते। अगर एक बच्चे का भी एग्जाम है, उसके मन में इच्छा ही नहीं एग्जाम सेंटर जाने की, अब आप उसको जबरदस्ती मारपीट के भेज दोगे, वो जाएगा, कुछ लिख के नहीं आएगा। तो इसी प्रकार जब होम्योपैथी में व्यक्ति विश्वास से आता है, डॉक्टर के प्रति उसका विश्वास होता है, या कोई भी पैथी हो, जब वो एक विश्वास लेके जाता है तो उससे वहाँ पर वो ठीक जरूर होता है। और जैसा कि आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को नींद नहीं आती है, अब उसको हम नींद की गोली दे रहे हैं। वो नींद की गोली शुरू के 2-4-6 महीने तो काम करती, क्योंकि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन एक टाइम बाद वो नींद की गोली काम नहीं करती। फिर आप कारण पे आओ, नींद क्यों नहीं आ रही? उसकी नौकरी नहीं लग रही, उसका ब्रेकअप हो गया, उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसका झगड़ा हो गया, उसको किसी ने समाज में बहिष्कार कर दिया, किसी ने बेइज्जती कर दी। ये नाना प्रकार के लक्षण हैं। तो जब आप इन लक्षणों को समझ के हम फिर दवाई देते हैं तो उसको अच्छी नींद आती है। तो एलोपैथ में जब भी डॉक्टर्स के सामने जाते हैं मरीज, वो तो इन चीज़ों को बताने का या समझने का प्रयास ही नहीं करते। हाँ क्या है सर फीवर है, या फिर आप जैसे बता रहे हैं वो लक्षण पे तो जाएंगे नहीं, सीधा मेडिसिन सुनेंगे भी नहीं। कई ऐसे डॉक्टर से, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, वो सीधा मेडिसिन बता देंगे, प्रिस्क्राइब कर देंगे और खरीदो और जाओ, ठीक हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। देखिए जो व्यक्ति जैसा पढ़ा है वो वैसा बात करता है। आप एक MD मेडिसिन के पास जाएंगे तो वो अगर कोई सर्जरी का केस होगा तो वो बोलेगा मेरे को नहीं जानकारी, आप सर्जन के पास जाइए। किसी फिर सर्जन के पास जाएंगे, अगर वो महिला का केस होगा तो मेरे को नहीं जानकारी, आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो वहाँ पर डिवाइड एंड रूल है कि सबका अपना अपना सिस्टम, अपने हिसाब से व्यक्ति काम करता है। जिसका जितना वर्क है वो उतना काम करता है, और जितना जिसको जो पढ़ाया गया है वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं, हम अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं। तो हम अपनी चीज़ों को रखते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। और फिर जब बात करेंगे अपन कि आप जो बोलते हैं फटाफट लिख देते हैं, तो जब एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पे कोई व्यक्ति चलता है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे होम्योपैथी में जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारे यहाँ कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल नहीं है, हर व्यक्ति अपने दिमाग से चलता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जब हम समझ के ट्रीटमेंट करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भी मेडिसिन में साइड इफेक्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप बहुत सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने साल हो गए बताएंगे आप इसके बारे में? मुझे छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करते करते मेरी खुद की क्लिनिक को तो 10 साल हो गए हैं। ओके। और जब मैं 11th पास किया था तो मेरा मैथ्स था, बायो नहीं था। घर में भैया डॉक्टर था, फिर पापा ने मुझे ऐसे ही बुलाया कि आ जाओ क्लिनिक में, भीड़ बहुत है, उस समय रिसेप्शनिस्ट नहीं होता था। तो मैं गया तो बढ़िया बैठ के दवाई बना रहा था। तो एक दिन अच्छा लगा, 2 दिन अच्छा लगा, फिर मन हो गया। और मन में उस समय तो लड़के थे अपन, तो दिमाग में क्या आ रहा है, यार बढ़िया बैठ के दवाई बना रहे और पैसा आ रहा है। तो ये दिमाग से फिर मन में इच्छा जागी, पापा मेरे को होम्योपैथी करा दो। फिर मैंने अपने CBSE स्कूल में बात की तो वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। फिर CG बोर्ड से मैंने 12th किया, और 12th में एडमिशन लेके जब से मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ 2009 से, तब से मैं सुबह कॉलेज और शाम को पापा के साथ क्लिनिक। तो अब मेरी उम्र 35 साल है, लेकिन अगर आप होम्योपैथी में देखेंगे तो मेरे को 18 साल का प्रैक्टिस का अनुभव है और 10 साल से मेरा पर्सनल अनुभव है।
यही कारण है कि आपके चेहरे में तेज बहुत ज्यादा है अभी भी। देखिए निश्चित रूप से यही रीजन है कि अब हाँ। इतनी छोटी सी उम्र में कई लोग मेरे को पूछते भी आके क्लिनिक में, जब देखते अंदर आते हैं, हाँ। सर डॉक्टर साहब आप ही हैं क्या? मैं बोला हाँ मैं ही हूँ। तो बोले हम तो इतना नाम सुने सोचे होंगे वो डबल फोकल लेंस और सफ़ेद बाल वाले होंगे। और हम भी जब चर्चा करते हैं तो हमारे कलीग हम लोग बैठते हैं, बोला यार होम्योपैथी में इज्जत तभी मिलती जब बाल सफ़ेद हो जाए, क्योंकि एक लंबा समय लगता है प्रैक्टिस जमाने में। और भगवान की दया से ऐसा आशीर्वाद रहा है कि आज डेली 100, 150, 200 पेशेंट मैं डेली अपने क्लिनिक में देखता हूँ। चलिए, हमारा शो जो है वो अनफिल्टर्ड शो है। हमारा बंदा भी टीम का एक नीचे बोला कि सर उत्कर्ष त्रिवेदी सर का नाम बहुत सुना, तो ये तो एकदम यंग है, यही है? मैं बोला हाँ यार यही है। तो मैं बोला उम्र मायने नहीं रखती, तजुर्बा मायने रखता है। बिल्कुल सही बात आपने कही, तजुर्बा है तो सब कुछ है। हाँ, अभी छत्तीसगढ़ में आप ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास में, तो वो कौन सी बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित रहते हैं? देखिए मेरे पास छत्तीसगढ़ में अगर मैं देखूं, सिकलिंग के मेरे पास बहुत केसेस हैं जो मैं क्लिनिक में अपने ट्रीट कर रहा हूं। मेरे पास स्किन के बहुत अच्छे केसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे सोरियासिस के मेरे पास पेशेंट हैं। गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये तो न जाने कितने पेशेंट हैं। गठिया, अर्थराइटिस, ये मुख्यतः 3-4 प्रकार के जो हैं मेरे पास केस, अच्छी खासी संख्या में। बाकी ओवरऑल सभी चीज़ का इलाज अपन कर रहे हैं। सिकलिंग का तो इलाज पॉसिबल नहीं है एलोपैथी में शायद। देखिए सिकलिंग में क्या होता है, एक समय के बाद आपको आयरन, फॉलिक एसिड गोली लंबी खानी पड़ती है और ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है। अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मेरे पास अभी एक बच्ची है कुशालपुर की, उसका लगभग 8-9 साल की बच्ची होगी, उसको हर महीने ब्लड चढ़ता था। और मैं आज मेरे पास इलाज करते करते उसको 1.5 साल के लगभग हो गया है, उसको किसी भी प्रकार से इलाज मेरे शुरू होने के 1 महीने बाद से आज तक कोई ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं हुआ है। और जो उसका हीमोग्लोबिन 6-7 चलता था, आज 11-12 चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इसका होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सिकलिंग हो गया, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कई केस में हम ट्रीट भी कर जाते हैं। सोरियासिस हो गया, आप देखेंगे कि आप कई पेशेंट हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि आपका अनफिल्टर्ड शो है, मैं बातें भी सही करूंगा ताकि लोगों को सही जाए। ऐसा नहीं कि होम्योपैथी में हर चीज़ का इलाज है। फिर मैं उसी चीज़ पे आऊँगा, होम्योपैथी में व्यक्ति का इलाज है, बीमारी का नहीं। हर किसी का सोरियासिस होम्योपैथी से ठीक हो जरूरी नहीं है, हर किसी की सिकलिंग होम्योपैथी से ठीक हो जरूरी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति है उसके अंदर सिकलिंग है, अगर उस व्यक्ति को वो दवाई सूट कर गई तो ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो होम्योपैथी से ठीक भी ना हो। हमको इसीलिए केस हिस्ट्री, परीक्षण ये जरूरी होता है। तो जितना हम परफेक्ट केस हिस्ट्री लेंगे उतने अच्छे से हम उस व्यक्ति को ठीक कर सकेंगे। खान पान भी महत्व रखता है, जितना जैसे बोलते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं, तो क्या खान पान भी उतना ही महत्व रखता है लाइफ में, लाइफस्टाइल में? इन्हीं के चलते जैसे आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल, जो अपने ज़्यादा कैलोरीज के अपन जो खाना खाते हैं, छत्तीसगढ़ की कोई ऐसा डिश बताइए। जैसे मैं कहूँ तो चावल शायद ज़्यादा बॉडी के लिए सही नहीं है, तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसे कुछ रहता है? देखिए अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ, मैं बचपन से चावल खाता हूं, मैं रोटी खाता ही नहीं, मैं चावल ही खाता हूं। अभी विगत 4-5 वर्षों से रात को मैंने रोटी की है, दिन में मैं चावल ही खाता हूँ। ठीक, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, कई लोग मेरे को भी बोलते हैं आप फिट कैसे हो, भगवान नजर ना लगे। लेकिन कई लोग मेरे को भी बोलते हैं आप इतने फिट कैसे हो। मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या चलना है। आप अगर कोई चीज अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, अब जैसे गुपचुप है, ठीक, अब एक मेरे साथ ही ऐसा इंसिडेंस हुआ, हम लोग दोस्त लोग गुपचुप खा रहे थे, ठीक, अब वो इस गुपचुप वाले के हाथ में कुछ था, एक दोस्त ने देख लिया, ओके, ठीक, और वो पानी से हाँ, और उसके जब हम लोग गाड़ी पे बैठे, अरे यार उसके हाथ में ऐसा था, उसके हाथ में ऐसा था, उसके हाथ, आप विश्वास नहीं करोगे अगले दिन उसी को लूज मोशन हुआ, बाकी सब ठीक थे। तो कई बार ऐसी परिस्थिति क्या होती है ना, देखिए दिल, दिमाग और शरीर, इन 3 चीज से हम बने हैं। कोई भी चीज खाने की इच्छा सबसे पहले कहाँ आती है? मन में। कोई कुछ बोल दे वो बात मन में, कहीं घूमने जाने की इच्छा मन। अब मन में जो चीज आता है उसको दिमाग सोचता है, और दिमाग जैसा सोचता है वैसा शरीर करता है। जब आपके मन की सोची हुई चीज पूरी हो जाए, आपको समोसा खाने की इच्छा थी, इस दुकान में समोसा अच्छा मिलेगा, वहां जाके हम खा लिए, तो करते हुए शरीर दिखेगा ना। अब जब मन की सोची हुई चीज पूरी हो गई, आप टेंशन फ्री। लेकिन जब आपके मन की सोची हुई चीज पूरी ना हो, प्रेशर कहाँ आता है? दिमाग में। कोई मेरे को समोसा ला कर नहीं देता, किसी की मेरी चिंता फिक्र नहीं, लोग मेरे को बोलते हैं, सुनाते हैं, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरी ये नौकरी नहीं लगी। तो जब भी आपका मेंटल प्रेशर बढ़ेगा,
अब आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स क्या होंगे, उसी तरह डिस्टर्ब होना चालू होंगे। अब उनका इफेक्ट आपके फिजिकल बॉडी पे दिखेगा, चेहरे पे दिखने चेहरे लगेगा। पे दिखेगा। मेरा खुद का, मैं रात के 12 बजे खाना खाता हूँ, शाम के 5 बजे मेरा लंच होता है। अब मेरा वो रूटीन हो चुका है। दुनिया में आप, मैं बताया ना, आप अपना रूटीन बनाइए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप दुनिया को मत फॉलो करिए, आप अपने आप को फॉलो करिए। आपको क्या अच्छा लगता है। तो रात को 12 बजे खाना फिर वो पचता है? क्यों नहीं पचता? आप हल्की उसके हिसाब से डाइट लीजिए। Okay. जैसा देश वैसा भेष बोला जाता है ना। अब रात के 12 बजे आप 4 किलो मटन खा के सोएंगे तो शरीर का क्या हाल होगा। अब उसी चीज पे मैं आऊंगा कि किसी चीज का फिक्स्ड प्रिंसिपल मैं तो नहीं मानता अपने लाइफ में। आप अपने हिसाब से अपने नियम बनाइए, अपने हिसाब से अपने कानून बनाइए। जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसकी अलग बात कर, मैं दिनचर्या की बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से चलेंगे, आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं होना। आज से 5 साल पहले आप देखेंगे घुटने बदलने के डॉक्टर नहीं थे। आज आप देखेंगे तो 10 में से 1 व्यक्ति घुटना बदलाए हुए। क्यों? स्मार्ट वॉच सबसे बड़ा कारण है। रोज 10 किलोमीटर चलो। भाई मैं स्वस्थ हूँ, मैं हष्ट पुष्ट हूँ, मैं डेली अपने काम कर रहा हूँ, मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, दिन भर काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को सुबह मॉर्निंग वॉक की जरूरत क्यों? अब गाड़ी का चक्का कितने किलोमीटर में बदलता है बताइए आप? 1 लाख 1.5 लाख 1,50,000 में। कोई खड़ी गाड़ी का चक्का बदलता है क्या? नहीं ना। तो अब आप रोज 10 किलोमीटर चल रहे हो तो घुटना क्या होगा आपका? घिसेगा और फिर बदलवा लो। तो बीमारी आज की डेट में क्रिएट की जा रही है, बीमारी है नहीं। और जब बीमारी हो गई तो आदमी ट्रीटमेंट से मर जाता है। बीमारी व्यक्ति को नहीं मारती, इलाज मार देता उस व्यक्ति को। किसी को आर्थिक तंगी मार देती है, कोई जमीन बेचता है उसमें मर जाता है, कोई किसी चीज में मर जाता है। तो आज की डेट में व्यक्ति बीमारी से नहीं मर रहा है, उसके इलाज और उसके खर्चों से मर जा रहा है। एलर्जी, अस्थमा जैसे कई ऐसी बीमारियां हैं, तो इसका पूर्ण इलाज संभव है होम्योपैथी में? देखिए, एलर्जी, अस्थमा का तो पूर्ण इलाज 200% होम्योपैथी में संभव है और बहुत अच्छा इलाज है। अब हमारी नाक बहती है, हमको छींक आती है, हम फिर आएंगे उसी में फास्ट है, मेडिकल से गोली ले लिए। अब जो उसको न्यूटन का 3rd लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आपके अंदर कोई चीज इन्फेक्शन गया, बॉडी उसको क्या कर रही है? रिवर्ट करेगी। आप तुरंत गोली खा के फिर उसको क्या कर लिए? अंदर दबा दिए। अब एक कुआं खाली है, उसमें आप पत्थर मारेंगे कुछ नहीं उछलेगा, भरे पे मारेंगे तो पानी क्या है? तो जब आपका फेफड़ा क्लियर रहता है, मतलब कुआं, आप लंबी सांस ले रहे हैं। अब आपके अंदर सर्दी भरते गई, कुआं का पानी क्या हो गया? ऊपर। अब आपकी ब्रीदिंग क्या हो गई? कम। रिफ्लेक्ट। अब आप धुआं में गए, रिफ्लेक्ट, धूल में गए, रिफ्लेक्ट। तब वहां पर हम नाक का ही ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। कोई नेजल ड्रॉप डालेगा, कोई ये डालेगा, कोई, लेकिन तकलीफ कहाँ है? तो जब तक आपका फेफड़ा क्लियर नहीं होगा, अब फेफड़ा आपका क्लियर हो गया, कफ वफ जो भी जमावट था आपका बाहर आ गया, अब आप फिर से लंबी गहरी सांस लेना चालू करो, आप स्वस्थ हो गए। यही होम्योपैथी है। अब इसमें भी लोग बोलते हैं अरे होम्योपैथी में बढ़ाते हैं। हम कोई चीज नहीं बढ़ाते। अब जो चीजें आप भर के रखे क्या हो, बढ़ाते हैं? लोग बोलते हैं होम्योपैथी बीमारी बढ़ा देती है। अच्छा, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। हम कुछ नहीं बढ़ाते। दिवाली में घर की सफाई होती है ना, कचरा क्या होता है? निकलता है। उसका घर क्या होता है? साफ होता है। तो हमारे पास भी जब व्यक्ति होम्योपैथी में ना, वो भगवान के घंटा समझ के आता है आखिरी में कि अब कोई रास्ता नहीं है, बचा लो। तो जब वो हमारे पास पूरा प्रताड़ित होके आता है हर जगह से, तो हमको तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना। और जब कुम्हार भी क्या करता है, टक टक वो हथौड़ा मार मार के उसको शेप देता है, तब घड़ा बनता है। तो हम भी शुरू में जब दवाइयाँ देते हैं कुछ डिस्टर्बेंस आती हैं, और वो भी सब में नहीं आती हैं। अब जो मेरे पास एक व्यक्ति है 106 बुखार से, वो डायरेक्ट होम्योपैथी में 104 बुखार में, मैं उसको 106 नहीं करूँगा, वो तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति वो 104 बुखार में मेरे पास अन्य क्रोसिन हो गया, पैरासीटामोल खा के आएगा, तो उसका फीवर तो दबा है ना अंदर। अब जब मैं अपना ट्रीटमेंट चालू करूंगा, उस पैथी का असर खत्म होगा, तो बीमारी क्या होगा? अपने आप ओरिजिनल स्टेट पे आएगा। तब हम उसको ठीक करते हैं वहाँ से जाके। तो एक जो लोगों का सबसे बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी बीमारी बढ़ाती है, हम बढ़ाते नहीं हैं। आपकी अंदर की जो खराबी है हम उसको बाहर निकालते हैं और निकाल के ठीक करते हैं, ताकि रूट कॉज आपको पता चले और जड़ों पे आप ट्रीट कर सकें। इसमें एक बहुत बड़ा इंस्टाग्राम में वीडियो भी था, मैंने भी देखा था। एक में चाय पत्ती वाला पानी रहता है और नल से ऐसे हम चालू करके उसमें
पानी चालू कर देते, धीरे धीरे वो चाय पत्ती का पूरा खराब पानी बाहर गिर जाता है, अंदर पूरा फ्रेश पानी हो जाता है। तो जब आपको अंदर से क्लीन होना है तो अंदर की चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकना ही पड़ेगा। पेशेंस नहीं है लोगों में, ये कह सकते हैं। देखिए पेशेंस तो आप सही बोल रहे हैं, पेशेंस लोगों में नहीं है। आजकल लोगों को सब कुछ फटाफट चाहिए। मतलब कि लोगों को साइड इफेक्ट जो इसलिए हो रहा है उसमें सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत बड़ा एक कारण है। जो आपने बात की पेशेंस नहीं है, लोग डॉक्टर के पास दोबारा कंसल्ट करने में डरते हैं। ठीक बात है। अब एक डॉक्टर के पास गया, उसने पर्ची में दवाई लिख दी, ये दवाई ले लेना। अब वो 5 साल से वही दवाई शुगर की खा रहा है। भले ही कम हो गई हो तो भी और कम हो जाए फिर। हाँ, आज मेरे पास एक पेशेंट आए, मतलब लापरवाही जो मैं बता रहा हूँ, बीपी है उनको। बोले सर अब मैं होम्योपैथी इलाज कराना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है। मैंने बोला लास्ट टाइम आप बीपी कब चेक कराए थे? बोले 2 साल हो गया। ठीक, और 4 साल से वो एक गोली रोज खा रहे हैं। तो लापरवाही मरीज ज्यादा करता है आज की डेट में। डॉक्टर जो है वो ठीक है, लेकिन मरीजों की भी लापरवाही ज्यादा है अपने प्रति। हमारा भी प्रिस्क्रिप्शन है, मैं उनको कभी कर कुछ दवाई लिखूंगा और पता लगा वो मेडिकल से वो ड्रॉप जो होती है उसको खरीद के पी रहे, मेन दवाई नहीं खा रहे। फिर 2-3 महीना बाद आते हैं, सर आप जो दवाई लिखे थे उससे फायदा नहीं हुआ। तो मैं बोला आप तो मेरी दवाई खाई नहीं, जो आप लिखे थे ना मैं बाहर से लेके खा रहा था। तो कई बार हमको भी कई सारी चीजें जो है ना, सेल्फ मेडिकेशन, इस पे एक तो मैं बोलता हूँ कि मेडिकल स्टोर और ये सब चीज़ों में भी एक कड़ा नियम होना चाहिए। जब तक ये नियम नहीं बनेगा तो लोगों को साइड इफेक्ट इसी प्रकार का होता रहेगा, और जो बीमारी कम समय में ठीक होनी वो लंबे समय में ठीक होगी। मेडिकल वाले कई बार डॉक्टर बन जाते हैं और आधा काम करने लगते हैं डॉक्टर का। देखिए मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आएगा, ठीक, या किसी भी के पास जाएगा, तो वो व्यक्ति तो उसकी सेवा करने के लिए बैठा है ना। अब मेडिकल स्टोर वाला किसी को जबरदस्ती तो नहीं बुला रहा है कि आप मेरे पास से आके दवाई लो, लेकिन व्यक्ति अपना समय बचाने के लिए क्या करता है हड़बड़ी में। अब बच्चे को ही बुखार हो गया तो पहले वो 3 दिन आइबोजेसिक देंगे मेडिकल से लेके, जब 3 दिन में नहीं आराम होगा तब डॉक्टर के पास लेके दौड़ेंगे। अब 3 दिन में उस बच्चे की हालत क्या हो गई। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना व्यापार कभी खराब नहीं करेगा। तो जब तक इस पे कड़े नियम नहीं बनेंगे, जब तक इस पे कड़े कानून नहीं बनेंगे कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन सेल ना हो, तब तक लोग इसी तरह डाइवर्ट होते रहेंगे। सर महिलाएं जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी से गुजरती हैं, चाहे पीसीओडी की बात करें, थायराइड की बात करें, बच्चा ना होने जैसी समस्याओं का बात करें, तो उनका भी इलाज इसमें पॉसिबल है क्या? पीसीओडी के एक नहीं, लगभग आज तक मैंने तो सैकड़ों हजारों केस ठीक कर चुके हैं, और मेरे पास कई रिपोर्ट मेरे इंस्टाग्राम में पोस्ट भी है। देखिए पीसीओडी का सबसे पहला कारण हो चुका है आज की डेट में जो हमारी जीवन शैली है। पहले पीसीओडी एक लेट एज में होता था, आजकल तो यंग जनरेशन को हो चुका है। ठीक, और सबसे जो मैं इसको बोलूँगा कि जो हम लोग पिल्स का उपयोग कर रहे हैं, कोई पीरियड्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कोई प्रेगनेंसी एबॉर्शन के लिए कर रहे हैं, कोई प्रेगनेंसी रोकने के लिए कर रहे हैं, और यंग जनरेशन का आपको हाल तो पता है, मैं क्या बोलूँ, मैं इस मंच से बोलना नहीं चाहूँगा। तो ये सब चीज जो कारण है ना, आज अब देखिए यंग जनरेशन में इतना क्यों फैल रहा है इनफर्टिलिटी का केसेस, इसीलिए आप देखेंगे बॉडी एकदम अच्छी है, तगड़ी है, हष्ट पुष्ट सब है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो जो चीजें आपको एक समय के बाद करने चाहिए वो आप 15-16 साल की उम्र से कर रहे हो। तो ये चीजें आपका सबसे बड़ा एक कारण है इनफर्टिलिटी का, जो हम एज ए डॉक्टर मैं फेस कर रहा हूँ और जो मैं फील करता हूँ। दूसरा कारण क्या होता है, अनवांटेड जो टैबलेट्स आ रही हैं, ये भी आपकी बॉडी को बहुत नुकसान करती है। हमको कुछ समय तक चीज़ें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन किसी भी नेचुरल एक महामारी क्या है, वो नेचुरल चीज़ें हैं, एक भगवान की देन है। अगर किसी महिला को वो ना मिले तो ना उनका कुल बनेगा, ना वंशज बनेगा, कुछ नहीं हो सकता। अब हम इसको क्या करते हैं, आज मुझे घूमने जाना है तो मैंने गोली लेके डेट आगे पीछे कर ली, आज मेरे घर में पूजा है तो मैंने गोली लेके डेट आगे पीछे कर ली। तो हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से नेचुरल चीज़ों को क्या कर रहे हैं, खराब करते रहे, और फिर उसी का भुगतान आपको करना पड़ता आगे फ्यूचर में जाके। तो मेरा इस मंच के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि नेचुरल चीज़ों को जितना आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज बीमारी भी देखिए, नेचर से छेड़छाड़ हो रहा है तो बीमार लोग हो रहे। तो जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। और पीसीओडी का जो मैंने आपको एक कारण बताया, और आप देखेंगे महिलाओं का जो जीवन आज की डेट में सुबह 4 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक चक्कर गिन्नी टाइप घूमता रहता है।
4 बजे उठती है तो उसको पूजा करना है, फिर बच्चों का टिफ़िन बनाना है, फिर हम लोग कोई ऑफिस जा रहा है उसका टिफ़िन बनाना है, फिर बच्चा स्कूल से आ रहा है तो उसको खाना खिलाना है, फिर उसके पास दोपहर में बच्चे का सोने का समय नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है, फिर शाम को फिर उसका वही रूटीन, फिर सब्जी बनाना है, फिर वही करना है, फिर रात को हस्बैंड लेट आ रहा है तो फिर जग के उसको खाना देना है। तो एक महिला की मानसिक स्थिति क्या हो रही है आप समझिए। तो पहले की महिलाएं जो हमारी नानी दादी हुआ करती थी, वो तो सुबह से उनका रूटीन इनसे भी ज्यादा रहता था, तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती? देखिए, पहले के ज़माने में लोग आपस में बैठते थे, हम्म, आपस में बातचीत करते थे। हम्म, आपको याद होगा गांव में बरगद का पेड़ होता था, सब चबूतरे पे बैठते थे, बातचीत करते थे, अपना दुख दर्द बांटते थे। हैंडपंप में पानी भरने जाते थे, वहाँ पर अपनी आपस की बात हो जाती थी। आज की डेट में घर में समय किसके पास है? हस्बैंड भी है तो मेरे पास तो कई केस है, मैं क्लिनिक में यही डील करता हूँ। मेरे पास 99% वाइफ की यही समस्या है कि हस्बैंड टाइम नहीं देते, और कोई समस्या नहीं है उनकी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इन 99% में से 90% केसेस सिर्फ बातचीत से हल हुए। कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, बस रात को जाके पूछना है तेरा दिन कैसे हुआ, तू क्या खाई, तू क्या पी, तेरे कोई कुछ, सिर्फ 3 शब्द पूछना है। ये भी हस्बैंड के पास समय नहीं आज की डेट में। सर आप जो चीजें बता रहे हैं ना, सॉल्यूशन, अच्छे अच्छे लोगों का धंधा खराब हो जाएगा। एलोपैथी में भी। देखिए, मैं तो सबसे पहले यही बोलूँगा कि मानसिक सुख, जिस व्यक्ति या जिस परिवार में मानसिक सुख है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकते। आज की डेट में आप देखेंगे, बेटा अगर है तो रात को देर तक जग रहा है, और सुबह जब पिताजी ऑफिस जाते हैं तो देर तक सोता रहता है। तो एक बाप बेटे का मेल हो ही नहीं पा रहा है घर पे। तो ऐसे पहले हमारे दादा दादी नाना नानी हम सब साथ रहते थे, सब साथ खेलते थे। अब न्यूक्लियर फैमिलियाँ हो गई हैं, लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, और अकेले रहने में ऊपर से एक बच्चा हो गया तो और उनको लेने का देने पड़ जा रहे हैं, और बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं। यही समस्या हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं, 99% जो परिवार साथ में रह रहे, अपवाद 1-2% छोड़ दो, वहां कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार नहीं है। ये कई जगह ऐसा हो रहा है जो मैं देख रहा हूं। मतलब कि बच्चा है, अब उसको माँ बाप चाहिए, आपने मेड के भरोसे छोड़ दिया। अब वो मेड उसको मार रही है, डांट रही है, क्या कर रही है, कौन देख रहा है पीठ पीछे। अब माँ ऑफिस से आती है, अब माँ को रेस्ट करना है, बच्चे को मोबाइल दे दिए। अब बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। अब बच्चा मोबाइल में जो की पीपी देखा, टॉम एंड जेरी देखा, बच्चा हाइपर एक्टिव हो गया। बच्चा शुरू से वही चीजें देख रहा है ना, उसमें बच्चे की मिस्टेक नहीं है। ये बच्चों को मोबाइल देना ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन के सबसे आ रही है। खतरनाक, सबसे खतरनाक। और इसके लिए मैं इस मंच से बोल रहा हूं, भले अगर किसी माँ को बुरा लगे तो मैं क्षमा याचना भी करता हूं, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। पहले झूमर होते थे घर पे, बच्चा रोता था झूले में लगा देते थे, झूले में लगाते थे, झूला उसको हम पालना चलाते थे। आजकल बच्चा रो रहा है, ले मोबाइल ले ले। आजकल की माएँ एफर्ट कम कर रही हैं। बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है, बच्चे को मोबाइल दिखा देंगे, बच्चा खाना खा रहा है, चबा रहा है, नजर कहाँ है बच्चे का, कॉन्सेंट्रेशन मोबाइल में, उसको वो लगेगा ही नहीं पेट पे। पहले क्या होता था, बच्चा रोता था, हम उसको मंदिर ले जाते थे, गाय है, ये सब दिखाते थे, खिलाते पिलाते थे। सर आपने जो ये वर्ड यूज किया हाइपर एक्टिव, क्या यही वजह है कि अगर उससे जब मोबाइल छीनते हैं बच्चे से, तब वो मोबाइल चीजें फेंकने लग जाता है, अपना सर फोड़ने लग जाता है? ऐसी वीडियो क्योंकि आपने उस बच्चे का काउंसिल नहीं किया ना। वो बच्चा जो देख रहा है वो तो वो अपना, क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति चोर बन गया, ठीक, किसी ने अल्कोहल पीना चालू कर दिया, अब आप उसको अचानक से लेंगे तो क्या होगा, ये एडिक्शन है। इसीलिए अब उसकी बच्चे की एक दुनिया हो गई है, वो अपनी दुनिया में, उसके इसके अलावा उसको आजू बाजू में कोई व्यक्ति दिखता नहीं, कोई पसंद नहीं आता। और जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति हो, उसने अपने एक अकेलापन बना लिया है, तो उसको फिर दूसरे तीसरे कोई समझ में ही नहीं आएंगे, उसके लिए तो हर चीज़ें बेकार है उसके आगे। मेरे पास ऐसे ही अभी केस आया है, और आप विश्वास नहीं करोगे, डाइवोर्स हो गया हस्बैंड वाइफ का। रीज़न ये, उनके पति को एकांतवास पसंद है, ठीक, शादी हो गई, पता नहीं था, वो आदमी अपना आता था, सुबह उठता था, ड्रिंक करता था, ले दे के ऑफिस जाता था, शाम को आता था कमरे में बंद, उसको धूप वूप ये सब कुछ नहीं पसंद। ले दे के वाइफ 3 साल 4 साल 5 साल चलाई, नहीं हो पाया, डाइवोर्स हो गया। तो यही चीज़ होता है कि दोनों की फिजिकल बॉडी तो प्रेजेंट है ना, उनका बच्चा भी है एक, लेकिन मन और दिमाग का मैच ही नहीं हो रहा है।
तो कहाँ से वो जीवन आगे बढ़ेगा? तो इसीलिए कोई भी बच्चा है, आप उसकी पहले मानसिक स्थिति को समझिए, उस बच्चे की नीड क्या है। उसको माँ बाप का प्यार चाहिए, आपने मेड दे दिया। उस बच्चे को खिलौने चाहिए, आपने मोबाइल दे दिया। यही चीज़ें जो है कि हम बच्चों से दूर होते जा रहे हैं और बच्चे गैजेट के करीब होते जा रहे हैं। बच्चों को बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स आजकल देखने को मिल रही है, जैसे आमतौर पे फीवर, सर्दी, बुखार, आंखों में चश्मा लगना, तो इनको कैसे क्या होम्योपैथ में अगर, क्योंकि बच्चे अमूमन एलोपैथी इसीलिए प्रीफर करता है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो इसलिए प्रीफर करते हैं कि भाई तुरंत इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए और बच्चा किसी तरह से सफ़र ना करे। देखिए, तुरंत इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता है, फिर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया कौन झेलता है? ये भी चीज़ें हैं। फीवर आप ठीक है, तुरंत तो फीवर उतर जाता है, फिर उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं वो कौन झेलता है? तो नो डाउट इमरजेंसी के लिए एलोपैथी अच्छी है, मैं अभी भी बोलता हूँ, लेकिन कभी भी बच्चे के केस में खासकर ये पेरेंट्स का चॉइस है कि वो एलोपैथी ले, होम्योपैथी ले या आयुर्वेद ले, लेकिन डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही ले। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब जगह देख के या मेडिकल से खरीद के दवाई बच्चों को ना दे, उनका नुकसान ज़्यादा होता है। आप सर्दी का केस है, बच्चा, फिर आप सर्दी जब बिगड़ती है, वही बिगड़ी हुई सर्दी आपकी ब्रोंकाइटिस होता है, वही अस्थमा हो जाता है, वही निमोनिया हो जाता है। ये लेटर ऑन पता चलता है, ये सब चीज़ें के बाद में पता लगता है। अस्थमा क्या है? अस्थमा कुछ है थोड़ी, आपकी सर्दी बिगड़ गई, वो जम गई, अब उसने आपके एयर पैसेज को ब्लॉक कर दिया, अब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ब्रोंकाइटिस क्या? बिगड़ी हुई सर्दी। निमोनिया क्या? बिगड़ी हुई सर्दी। कोरोना क्या? बिगड़ी हुई सर्दी, पूरे लंग्स को उसने फाइब्रोस्ट कर दिया था। यही चीजें हैं। तो लोग जो बोलते हैं ना, जैसे ओला आप दबाओ, एक क्लिक में तुरंत 25 लाख की कार आ जाएगी, लेकिन आपको खुद की कार खरीदनी है तो जीवन लग जाता है। किराए का घर तुरंत मिल जाएगा, लेकिन खुद का घर बनाना है तो समय लगेगा। तो इसीलिए परमानेंट सॉल्यूशन ऑलवेज टेक्स टाइम। होम्योपैथी सब में नहीं, कुछ बीमारियों में समय लेती है, लेकिन आपको परमानेंट सॉल्यूशन देती है। सर, वीडियोस हम लोग देखते हैं ना कई लोगों का कि कई महिलाएं अपना मोटापा कम करने के लिए पिल्स ले लेते हैं, बहुत एक सिंगल मेडिसिन को हम लोग देखे हैं। और कई वीडियोस में ये भी है कि हर्बल लाइफ का वो दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं कि देखो ये बिफोर ये था, आफ्टर देखिए ऐसे कम हो गया। तो उसके प्रभाव में 10 लोग और अपने हर्बल लाइफ शुरू कर देते हैं। फिर अभी एक सुनाई में आ रहा है कि हर्बल लाइफ लेने के चक्कर में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया उनको। कितना सही है हर्बल लाइफ? देखिए, डिपेंड ये करता है कि किसको कैसी चीज़ें सूट करती हैं। ठीक, अब प्रारंभिक जो होता है फास्ट, नो डाउट वो शुरू में सबको बहुत अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं उसी पे चीज आऊँगा कि लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट क्या है। हमको किसी भी आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो तत्काल वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं, लेकिन जो शेयर मार्केट में भी बोलते हैं ना भाई, सोना में चांदी में होल्ड करो, मैं तो अभी सुन रहा हूँ, अभी बहुत वीडियो आ रहे थे, होल्ड करो, आप लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा इन्वेस्ट मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये चीजें हैं। तो आप कोई भी चीज का सेवन करते हैं, आम पब्लिक से मैं आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप पहले उसकी खोजबीन करिए। आप ऐड के भरोसे में मत जाइए। मेरे पास भी जो केसेस ठीक होते हैं मैं उनको पोस्ट करता हूं, वो अलग मैटर है, लेकिन आप मेरे बारे में भी, आप मेरे पास आते तो आप जानकारी करके आइए, नहीं डॉक्टर कैसा है। जब आपको पब्लिक का रिव्यू मिलता है उसका इफेक्ट आपको अलग मिलता है। अब जो आपने बात की मोटापे की, मैं तो मेरे पास भी डेली अगर 100 पेशेंट हैं तो 20% लोग बोलते हैं सर मोटापा कम, मैं सीधा मना करता हूँ नहीं है, तो बोलते हैं सर होम्योपैथी में सब कुछ है। ठीक, और कई लोग आप क्या पतले भी हुए? मैं बोला हाँ हुए हैं। मैं बोला अगर आपका मोटापा किसी बीमारी के चलते बढ़ा है, आपको थायराइड है, आपका वेट गेन हो गया है, आपको लीवर की कोई तकलीफ है, आपका वेट गेन हो गया है, आपको पीरियड्स की समस्या है, आपका वेट गेन हो गया है, आपको स्ट्रेस है, नाना प्रकार की तकलीफ है, उसके चलते वेट बढ़ गया, उसको मैं कम कर दूंगा। लेकिन जिसको भगवान ही 100 किलो का पैदा किया है तो उस व्यक्ति को कैसे मैं 40 किलो का कर दूंगा? जो मैंने आपके पहले भी कहा, नेचुरल चीजों को मत छेड़ो। तो आपका जो नेचर है, और मैं अपने पेशेंट से वही सवाल करता हूं कि ये वेट आपको तकलीफ क्या दे रहा है। तो कई पेशेंट बोलते हैं सर, अभी मेरे पास कल ही एक पेशेंट है, उनको लाइपोमा है, 120 किलो वेट है,
ठीक, वो मेरे को बोले सर वेट, मैंने सब जतन कर लिया, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, हर्बल लाइफ भी हो गया, जिम भी हो गया। फिर मैं उनको दूसरा सवाल किया, मतलब आपका परिवार का पृष्ठभूमि क्या है? तो बोले सर मेरे यहाँ सभी हैवी वेट है। मैं बोला कैसे फिर कम हो सकता है? बोले जो आपका परिवार का बैकग्राउंड ही वही है, तो फिर आप तो फिर छेड़छाड़ करोगे, आपको नुकसान हो जाएगा। और उसकी हाइट भी बढ़िया 6-6.5 फुट से ऊपर, और उस पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं। तो मोटापा अगर आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है तो उसको मत छेड़िए। और ये नाना प्रकार का जो मैंने बात की सेल्फ ट्रीटमेंट, यही नुकसान देता है। और यही सब गोलियां, यही सब टैबलेट आपको हार्ट अटैक और ये सब दुनिया भर की तकलीफें दे रही हैं। क्योंकि मेरी बॉडी का स्टेमिना है, मेरी बॉडी का एक हॉर्स पावर होता है ना, इंजन गाड़ी का सीसी, उससे उसको ओवर स्पीड में चला दोगे तो गाड़ी सीज हो जाती है। यही हाल हमारी बॉडी का है। मेरी बॉडी को 75 किलो की रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको गोली टैबलेट से 40 किलो कर ली। अब मैं किसी दिन तोड़ पड़ा, बेहोश हो गया, हार्ट स्ट्रोक हो गया। तो आप नेचुरल चीज़ों को मत छेड़छाड़ कीजिए। भगवान ने एक बहुत सुंदर आपको बनाया है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए और इधर उधर की चीज़ों में मत पड़िए। नहीं तो फिर ये दुनिया भर की क्रीम, दुनिया भर के वेट लॉस करने की गोली, फिर ये सब, फिर हर आदमी गोरा कोई काला ही नहीं गोरा, रहेगा। हाँ ये भी बहुत विषय उठता है कि सर गोरा होना है। कई लोग बोले कि आप उत्कर्ष द्विवेदी सर को बुला रहे हैं तो गोरे होने को होम्योपैथी में क्या इलाज है, ये जरूर पूछना। देखिए होम्योपैथी में गोरा होने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन किसी कारणवश आप काले हो गए हैं। मेरे पास अभी मोबाइल में भी फोटो मैं दिखा देता हूँ, मेरे यहाँ तो लोग टाइड की सफेदी टाइप निखार गए हैं। दैट रिफर्स टू स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम, मिलाजमा आप देखेंगे झाई हो जाती है फेस में। ठीक, अब लाखों लाखों रुपए की लोग क्रीम लगाते हैं, मिलाजमा उनका ठीक नहीं होता। फिर जब मेरे पास वो पेशेंट आता है, मैं हिस्ट्री लेता हूँ, मैं पूछता हूँ आंटी आप गुस्सा करते हो क्या? हाँ बेटा मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मतलब आपकी बॉडी में गर्माहट है क्या? हाँ है। तो अब वो व्यक्ति क्या, ये वीडियो है कि ये वीडियो हमारे पास आया? अच्छा नहीं, ये तो बुरी बर्न तरह का से- केस है, बर्न का फटाके केस। का बर्न का केस है। हाँ। और आप इसको देख लीजिए, ओरिजिनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट है। 13 दिन में आप स्किन देखिए, इसको आप 13वें दिन का लास्ट में देखिएगा, पूरी स्किन नेचुरल आ गई। मैंने जो आपके मंच से कहा अभी कि किसी भी ये व्यक्ति, ये जो है लड़का, ये जल गया किसके कारण? फटाके के चलते। अब हमने इसको बर्न के हिसाब से ट्रीटमेंट किया, ना कि गोरा करने के हिसाब से। तो इसके जो बर्न के डेड सेल थे, वो सेल्स क्या हो गए? सब एक्टिवेट हो गए, ऑटोमेटिक इसका निखार आ गया। अब ऐसे ही जो कॉमन बर्न वाले लोग हैं, वो जबरदस्ती का क्रीम लोशन लगाते हैं तो उनको वो नुकसान करेगा ही। कई बार ऐसी क्रीम होती है जो क्या करती है, आपकी ऊपरी स्किन को पतला कर देती है। ठीक, तो कुछ समय आप जैसे तत्काल आप गोरे तो हो गए, एक टाइम बाद फिर जैसे ही आपको हीट पड़ता है आप और काले हो जाते हैं। तो मेरे पास भी जो व्यक्ति आता है, मैं उसको वही समझाता हूँ कि आपको कारण क्या है। उस कारण को हम समझते हैं। कई लोग का पेट साफ नहीं होता तो गैस बनती है, उस गैस से भी बॉडी में हीट आती है, उससे भी शरीर काला पड़ जाता है। कई लोग कई कई प्रकार की गोलियां खाते हैं, उससे भी ब्लड आपका खराब होता है तो भी शरीर काला पड़ जाता है। अब जैसे मेरे को खुजली हुई, रिंग गार्ड इज गार्ड सब लगाते हैं, 3 हफ्ते बाद फिर खुजली हुई। अब वो फिर पेशेंट आता है, सर देखो ये पूरा काला पड़ गया, मेरी खुजली जा ही नहीं रही है। तो खुजली क्या थी? आपकी अलार्म थी कि आपके शरीर के अंदर कोई तकलीफ है, और हमने उसको दबा दिया। अब वो अंदर ब्लड को क्या कर दिया? खराब कर दिया। फिर जब अब उसका ये काला तो पड़ गया, चाहे वो चेहरा हो, चाहे स्किन हो, चाहे हाथ हो, अब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका ब्लड प्यूरिफिकेशन के हिसाब से, ऑटोमेटिक स्किन अपने लुक पे आ जाती है। ओके, तो मतलब स्किन ट्रीटमेंट में ज्यादा गोरा होने का इसमें कोई स्कोप नहीं है? देखिए स्कोप, मैं क्या बोला आपको, स्कोप है। हाँ, वो अगर आप अंदर की किसी body- बीमारी के चलते काले हुए, ओके, किसी तकलीफ के चलते काले हुए हैं। अब आप साउथ अफ्रीका, सॉरी जिम्बाब्वे का आदमी को मैं आप मेरे को बोल दो कि होम्योपैथी से गोरा कर दो, तो मैं नहीं कर सकता, चाहे कितनी महंगी क्रीम लगा ले वो। सर एक्चुअल में जब हमने आपका पॉडकास्ट डिसाइड किया तो लोगों ने कहा कि जैसे हमारा, हमने कई पॉडकास्ट में आपने देखा भी होगा कि हम लोगों को कनेक्ट कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाया था हमने। तो कुछ पेशेंट्स चाह रहे थे आपसे बात करना, उनको कॉल करते हैं। ये प्रियंका है राजनांदगांव से। प्रियंका जी बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं प्रिया सोनी बोल रही हूँ। ओके, प्रिया सोनी।
प्रिया जी, आप राजनांदगांव से बोल रहे हैं और अभी जी। पॉडकास्ट चल रहा है लाइव द पीएस शो, और हमारे जी। साथ में उत्कृष्ट त्रिवेदी सर बैठे हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, प्रख्यात जी। डॉक्टर हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। क्या सवाल है जी, आपका जी। सर से? मेरा सवाल है कि क्या होम्योपैथिक दवाई हर जगह हर फील्ड में काम आती है? जिन बच्चों को एडीएचडी है, ऑटिज्म है, डेवलपमेंट डिलेड है, उन केसेस में होम्योपैथिक दवाई काम करती है? कितना टाइम लगता है रिकवरी में और किस लेवल तक काम करती है? ओके, जवाब दे रहे हैं ना? देखिए, एडीएचडी में होम्योपैथी डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करती है। और एक नॉर्मल बच्चे भी हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, जिनका वेट नहीं बढ़ता है, इम्यूनिटी के हिसाब से होम्योपैथी दवाइयाँ जो रहती हैं वो बच्चे के इम्यून सिस्टम पे ही वर्क करती हैं। और जैसे जैसे एक बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप होते जाता है, वो ऑटोमेटिक खाना पीना, दौड़ना और बीमारी से लड़ना सब चालू कर देता है। अब जो आपने बात की एडीएचडी की, तो आप देखेंगे कि ये अटेंशन डिफिशिट डिसऑर्डर है, इसके नाम से झलकता है। तो जिन बच्चों को अटेंशन नहीं मिलता है, वो अपने एक्टिविटी के चलते अटेंशन को सीक करने की कोशिश करते हैं। अब अटेंशन यही हो गया कि बचपन में माँ बाप ने उनको ध्यान नहीं दिया, अब वो अपने दुनिया में हो गए, तो अब वो कुछ ऐसा करते हैं कि अब लोग उनको ध्यान दें। तो जब हमारे पास अब एक नाम है मेडिकल लाइन के हिसाब से ऑटिज्म, अब वो ऑटिज्म के हिसाब से सबको एक समावेश ट्रीटमेंट में लेते हैं कि सबको थेरेपी करना है, सबको ये करना है, सबको वही करना है। लेकिन हमारे पास जब वो ऑटिज्म का बच्चा आता है, हम उस माँ की हिस्ट्री पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई तनाव टेंशन तो नहीं था, कुछ ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ था। फिर वो हिस्ट्री हमारे पास आती है। फिर उसके बाद हम हिस्ट्री, जब बच्चा पैदा हो जाता है, आपने कितना समय स्पेंड किया, इसके साथ कैसा समय बिताए, फिर हम वो हिस्ट्री लेते हैं। फिर बच्चे की मानसिक स्थिति को मिलाते हैं। उस मानसिक स्थिति को जब हम मिला के कंपाइल करके ट्रीटमेंट देते हैं, तो मेरे पास आज ऑटिज्म के कम से कम सैकड़ों बच्चे हैं और उनको 3 से 6 महीने के अंदर मोर देन 20 to 50% रिजल्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो उनको थेरेपीज में भी नहीं मिलता था। देखिए, थेरेपीज में क्या होता है, थेरेपी अच्छी है, आप जाते हैं वहाँ पर बच्चे को बोलना सिखाते हैं, बच्चे को चलना सिखाते हैं, बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। ये चीज़ माँ बाप घर में नहीं कराए, तभी तो उसको बाहर से सीखना पड़ रहा है। तो इस केसेस में मैं तो बोलूँगा कि माँ बाप की जवाबदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि कई केसेस आते हैं कि बच्चा सर गार्डन में नहीं जाता है, क्योंकि कोविड वाले बच्चे जितने हैं ये सब ऑटिज्म ग्रसित, मैक्सिमम बच्चे हैं ऑटिज्म से जो ग्रसित हैं। ओके। हाँ, क्योंकि वो शुरू के 1.5-2 साल उनको पूरा घर पे ही, जो बच्चा पैदा हुआ वो घर पे ही था, वो उसने बाहर की दुनिया देखा ही नहीं, तो ना उसने गार्डन देखा, ना उसने कुछ देखा, तो उसकी मेंटालिटी क्या हो गई है, इफेक्ट हो गई है। वही है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं सभी मम्मियों से, उनके पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को पब्लिक के बीच लेके जाइए। अब आप मैं पूछना चाहूंगी कि ऑटिज्म में जो बच्चे, उनको सेंसरी इश्यूज रहते हैं, टच इश्यूज रहते हैं, तो क्या ये सब चीजें भी सिर्फ जो उसमें दवाइयों के थ्रू ठीक होते हैं होम्योपैथिक में, या फिर उनकी कोई मेडिकेशन या मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज या फिर आप थेरेपी, इन सब चीजों से ठीक करते हैं? देखिए, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, थेरेपी की इन सब का इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन जब उस बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक होगी तभी तो वो योगा करेगा। आप किसी को जबरदस्ती थोड़ी कराएंगे। मेडिटेशन में वो कब बैठेगा, जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी। तो मानसिक स्थिति को जो मैं समझता हूँ ऐसे होम्योपैथी से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे एक मेडिसिन है हायोसाइमस करके, उसका व्यक्ति बगैर कपड़ों के घूमना पसंद करता है। अब लोगों को क्या लगेगा, ये किस टाइप का व्यक्ति, उसको उसमें अच्छा लगता है। अब जैसे कोई ऑटिज्म का ही बच्चा है, मेरे पास इस टाइप के बच्चे हैं, सर ये घर में कोई कपड़ा नहीं पहनता है, ये ऐसे ही घूमता रहता है। तो ऐसे हमारे पास कई बच्चे हैं। अब हम उसके मानसिक लक्षण को मिलाते हैं, हम अपनी होम्योपैथी दवाई देते हैं, धीरे धीरे उसका मेंटल सिस्टम क्या होता है, बूस्ट होता है, और बच्चा अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में धीरे धीरे करके, देखिए लोग बोलते हैं कि अब जैसे टाइम लगता है, एडीएचडी के केस में नो डाउट टाइम लगेगा, क्योंकि जो बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, हम उस बच्चे को मानसिक परिवर्तन कर रहे हैं, उसके स्वभाव को बदल रहे हैं, उसकी इच्छा शक्ति को बदल रहे हैं। तो आप कैसे सोचेंगे कि 1-2 महीने में ठीक हो जाए? लेकिन हाँ, ठीक होता है बच्चा। एडीएचडी, ऑटिज्म और जितने भी मेंटल के डिसऑर्डर हैं, एज अ होम्योपैथ या एज अ डॉक्टर, होम्योपैथी से अच्छा कहीं ट्रीटमेंट नहीं है इन चीज़ों का।
तो और पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे जिन बच्चों को आजकल ये नॉर्मल हो गया, स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका फोकस नहीं है, मतलब उनका कंसंट्रेशन बहुत लूज है, तो क्या उन बच्चों के लिए जिनका आई कांटेक्ट नहीं है, जिनका फोकस नहीं है, नॉर्मल बच्चे, क्या वो चीजें भी ये मतलब क्योर करता है? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उस बच्चे का इंटरेस्ट खाली स्कूल में नहीं है कि बाकी दूसरी जगह भी है। अगर उस बच्चे को क्रिकेट की रुचि है और आप उसको पढ़ाई में जबरदस्ती भेज रहे हो तो उसका मन नहीं लगेगा। तो हर चीज का इलाज, जैसे मैंने पहले भी कहा, दवाइयां नहीं हैं, उस बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना है। अब हमने उसको बचपन से मोबाइल दे दिया, अब उसके मन में क्या है, मैं कब स्कूल से छूटूं जाके मोबाइल चलाऊं। जैसे कई लोग पीने वाले रहते हैं ना, कि हम लोग मेंटल असाइलम में डाल देते हैं, ठीक। अब फिजिकली बॉडी तो है, अरे हमारे 1 महीना नहीं पिया, लेकिन वो जैसे ही निकलता है सीधा कहाँ जाता है, पहले जाएगा। तो जब तक आप किसी भी चीज़ को मानसिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, उस बच्चे में फिर कंसंट्रेशन लेवल की कमी क्यों है? हो सकता है उसको टीचर ना पसंद आ रही हो, स्कूल ना पसंद आ रहा हो, कैंपस ना पसंद आ रहा हो, ऐसे कई वैरायटी ऑफ चीज़ों को हमको देखना पड़ता है। लेकिन इस मामले में होम्योपैथी की सबसे कॉमन दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो किसी भी बच्चे को, कोई भी पेरेंट्स अपने आसपास से नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से परामर्श करके दे सकते हैं। ये बच्चों की कहीं ना कहीं एकाग्रता बढ़ाता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है और एग्जामिनेशन फियर को ये दूर करता है। अब आप भी अपने डेली रूटीन में कई बच्चे देखे होंगे कि जिनको एग्जाम के पहले लूज मोशन लग जाता है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, स्कूल जाने के पहले मम्मी पॉटी आइए बोलता है, अब माँ उसको एक झापड़ लगा देती है, तू नाटक कर रहा है। उस बच्चे को डर है उस जगह पर जाने से, ये डर होम्योपैथी दूर करती है, हम उसको समझते हैं। तो इसी को हम जब लेके चलते हैं तो बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होता है और मेंटल लेवल भी बढ़ता है। क्या जैसे ऑटिज्म है या और भी कोई चीज है, जब मेंटली जो भी डिसऑर्डर रहते हैं उनकी जो मेडिकेशन स्टार्ट होती है, नॉर्मली अगर हम एलोपैथिक में लेते हैं तो वो सालों साल चलती है, उसका कोई एंड नहीं है, मतलब आप जियोगे जब तक आपको खाना पड़ेगा। तो क्या होम्योपैथी भी यही करती है कि यह एक समय के बाद खत्म करने से उसका रिजल्ट मिलता है? बस मैं इतना ही जानना चाहूंगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और हर जगह एक था कि एलोपैथी फास्ट है, फास्ट है, फास्ट है, फास्ट है। अभी आपने खुद ही कहा कि आजीवन दवाई खाना पड़ता है, तो ये आप खुद ही स्वयं से बता रही हैं कि इस चीज बीमारी की दवाई एलोपैथी में आजीवन खाना पड़ती है। शुगर की दवाई जिस दिन आदमी को डिटेक्ट होता है, सालों साल जीवन भर वो मरते दम शमशान में उसकी दवाइयाँ छूटती हैं। बीपी की दवाई जीवन भर, थायराइड की दवाई जीवन भर, किसी को अस्थमा हो जाए तो वो दवाई जीवन भर। लेकिन वो व्यक्ति जब होम्योपैथी में आता है और हमसे पूछता है कि सर शुगर का इलाज है क्या? हाँ है। कितने दिन में ठीक हो जाएगा? हम बोलेंगे 2 से 3 साल। अरे बाप रे, 3 साल, इतना लंबा समय, कैसे दिन में 2 बार दवाई खाएंगे, 3 बार दवाई खाएंगे? तो ये चीज़ें लोगों की मेंटालिटी में है कि हम एक बार में उनको समय बता देते हैं कि 2 साल लगेगा, तो उनको लंबा समय लग जाता है। लेकिन वही धीरे 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 वो इन्वेस्टमेंट चलता रहता है, चलता रहता है। वो जीवन भर का, जिसने एक गोली बना दी वो जीवन भर बैठ के कमा रहा है। ठीक बात है। ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए जो आपने बात की ADHD की, ये सब की, मेरे पास जो मेरा प्रोटोकॉल है, मिनिमम साल 1.5 साल, मैक्सिमम 2 से 2.5 साल में मेरे पास अच्छे से अच्छे ADHD के केसेस को रिजल्ट 90 से 100% तक मिल रहा है। तो प्रियंका जी, आप सेटिस्फाइड हैं? अब आपके सारे हाँ, सवाल अगर पूरे हो गए होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो ऐसे कई आप कह लीजिए कि पीड़ित हैं, एलोपैथ से भी पीड़ित हैं और कुछ ना कुछ आर्थिक तंगी से भी पीड़ित रहते हैं, तो वो आगे बढ़ नहीं पाते। कई ऐसे और भी हमारे साथ, मैं आपको बता दूं कि आप ऑडियंस को भी पता है कि हमारे शो में हम आपको अपने गेस्ट से कनेक्ट कराते हैं, तो आप भी रजिस्ट्रेशन चालू रखिए। नीचे दिए गए नंबर्स में, कमेंट सेक्शन में आप जाइए, उस नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे गेस्ट से सीधे बातचीत होगी। सर, और भी केसेस है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं मनोपचार, मनोरोग, हम सुनते हैं मनोरोग को, तो मनोरोग में क्या पॉसिबल है कि जल्द से जल्द रिलीफ मिले? ठीक है, जल्द से जल्द ना भी मिले तो एक स्थायी इलाज मिल सके और वो ठीक हो सके। देखिए, किसी भी चीज़ में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले वो व्यक्ति उस मनोरोग में क्यों गया, आपको उसको समझना पड़ेगा। अब उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, हमने नींद की गोली दे दी। उस व्यक्ति को दर्द है, हमने दर्द की गोली दे दी। तो ये आप उसके शारीरिक लक्षणों को दूर कर रहे हैं, मानसिक को नहीं।
मनोरोग की मेरे पास इतने पेशेंट हैं कि मैं क्या बताऊं। मेरे पास एक बच्चा है सुंदरनगर का, वो कहाँ कहाँ नहीं ट्रीटमेंट कराए उसके फैमिली वाले, उसका सर दर्द कहीं नहीं ठीक हो रहा था। निम्हांस विम्हांस सब जगह वो कई जगह गए, ठीक। अब जब मेरे पास आए, मैंने उनकी केस हिस्ट्री ली, मैंने सब कुछ लिया। बच्चा था करीबन 20-21 साल का। मैंने उनके पेरेंट्स को बोला, मतलब बेटा तुम अभी भी कोई बात नहीं बता पा रहे हो, अगर तुमको अकेले में बताना है तो अकेले में बता दो, नहीं तो जैसा हो। तो फिर ले दे के फिर उनके पेरेंट्स को मैंने बाहर भेजा। फिर वो बताया सर मेरा ब्रेकअप हो गया। हम लोग बचपन से साथ में थे, लेकिन अभी किसी कारणवश उनके घर वाले नहीं मान रहे, ठीक। मैंने सब कुछ किया, उसको दवाइयाँ दी, समझा यहीं से। और होम्योपैथी में जैसे हम लोग कॉमन दवाई बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, हमारे यहाँ नेट्रम म्योर मेडिसिन है। प्यार में धोखा, अब किसी को अपनी गाड़ी को अच्छा रखा है, वो धो धा के किसी ने स्क्रैच मार दिया, उसको दुख दर्द हो गया। किसी ने डॉगी पाल के रखा है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो ये भी तो एक प्रकार का डिप्रेशन है ना। अब वहाँ पर एंटी डिप्रेशन खाएगा, लेकिन उसके दर्द को किसने समझा? तो जब उसके दर्द को समझा, मैंने सब कुछ किया, दवाइयाँ दी, उनके पेरेंट के साथ बैठ के बात किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज 3 से 4 महीना है, और अभी कुछ ही दिन पहले भाभी मेरे को मिली बाहर, बोली भैया उसकी दवाई रेगुलर चल रही है और हम उसी घर में उसकी शादी करने वाले हैं। तो ये भी सॉल्यूशन है, हर चीज़ का दवाई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही मेरे पास एक बच्ची आई 8 साल की, उसका माइग्रेन नहीं ठीक हो रहा था। मैंने जब उसकी केस हिस्ट्री ली तो बच्ची इतनी तेज, बोली सर ये इनको बाहर भेजो, मम्मी पापा को ऐसी करके दोनों को बाहर भेजो। मैंने जब उससे पूछा तो बोली पापा मेरे को नचनिया बोलते हैं। मैं बोला क्यों? बोले मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ तो इतना नाच गाना बंद कर, तेरे को नचनिया नहीं बनना है। अब मेरा संस्कृत वीक है और मेरे मम्मी उसी को लेके मेरे को ताना देती है, और उनके पास तो सुबह शाम तक ब्यूटी पार्लर, मेरे लिए समय नहीं है। ये उस बच्ची का दर्द है। अब ये दर्द गोलियों से नहीं जाएगा, इसको समझना पड़ेगा। फिर हमने उसको समझा, उसके हिसाब से जो उसकी दवाई निकली, मैंने उसके पेरेंट्स को समझाया कि भाई इसकी जो रुचि इसको करने दो। फिर उस बच्ची को काउंसिल किया। मैंने बोला बेटा तू 8th क्लास में है ना, संस्कृत तो 8th के बाद ख़त्म, तो तेरा संस्कृत का टेंशन ख़त्म। एक दूसरा, पापा आप तेरे को डांस करने देंगे तो अपना वीडियो बना बढ़िया। तीसरा, मम्मी तेरे को समय देगी। मात्र मैंने 14 दिन की दवाई दी है, मात्र। आज भी वो पेरेंट्स जब भी मेरे क्लिनिक के सामने से गुजरते हैं मुझे धन्यवाद बोल के जाते हैं, ये मैंने कमाया है। तो जो आपने डिप्रेशन की बात की ना, हर चीज़ दवाइयों से नहीं होता। आप जब तक समझेंगे नहीं, जब तक चीज़ों को जानेंगे नहीं, जब तक चीज़ों को आदान प्रदान नहीं होगा हमारे विचारों का, तब तक हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। और जब समझ के उस व्यक्ति का इलाज होता है, आप कोई बिल्डिंग भी हो, बिना समझे बिना नक्शा पास कराए आप बना दो, भड़बड़ा के उसको गिरा दिया जाएगा या खुद ही गिर जाएगी। जैसे ऐसे मरीज देखते हैं जो एक हद तक जिनका मानसिक स्तर गिर चुका है और अलग अलग हरकत करते हुए नजर आते हैं, क्या उनका इलाज होम्योपैथ से संभव है? उनका भी इलाज होम्योपैथी में संभव है, लेकिन समय लगता है। उस टाइप की मरीजों में हमको एक कठिनाइयाँ इसलिए आती है क्योंकि वो अपना एक्चुअल चीज़ नहीं बता पाते, क्योंकि वो एक स्टेज, जिस केस हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, जिस केस हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, अगर उन केस में भी हमको एक एग्जैक्ट केस हिस्ट्री मिल जाए तो होम्योपैथी में बता रहा हूँ आपको जादू की तरह काम करती है। मेरे पास भी एक कुशालपुर के केस है, मैं तो सारे मेरे पास केसेस हैं। उनका बेटा दिन और रात पीता था, सब कुछ, मतलब A to Z ऐसा कोई चीज़ नहीं। ये भी एक प्रॉब्लम हुआ है, मैं इसमें कनेक्ट करने भी वाला था, आप कनेक्ट कर देता हूँ इस सवाल को। नशा आज की डेट में सबसे ज़्यादा हर परिवार के लिए, मतलब बोलना चाहिए, बहुत बड़ा नासूर बन के निकल के आ रहा है। तो उससे कई परिवार ख़त्म हो जा रहे हैं, उजड़ जा रहे हैं। वो भर्ती नज़र आते हैं कई ऐसे हॉस्पिटल में, जिसको मनोचार हॉस्पिटल में भर्ती नज़र आते हैं जो नशा करते हैं, और उनको काउंसलिंग करके ऐसे मेडिसिन दिया जाता है जिससे वो आधे टाइम में बेहोश टाइप के रहते हैं, कुछ अजीब सी हरकत करते हुए नज़र आते हैं। क्या मेडिसिन उनको दी जाती है? क्या उनको भी होम्योपैथ से इलाज मिलना चाहिए? देखिए, नशा के हिसाब से आप जाएंगे तो होम्योपैथी में एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं। हमारे यहाँ ओपियम एक बहुत अच्छी दवाइयाँ है, बेलाडोना करके हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवाई है, नक्स वोमिका हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवाई है, सल्फर
हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन अभी मैं आपके बोलना चाहूँगा कोई भी व्यक्ति इन दवाइयों को अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करे, ये डॉक्टर के परामर्श के साथ हमको सिम्टम्स बिठाना पड़ता है, ठीक। और आज आप देखेंगे इन सब का कारण जो नशा बढ़ रहा है, संगति। एक आज मैं हूँ, मेरी उम्र 35 साल हो गई है, मैंने आज तक किसी प्रकार का कोई चीज़ का सेवन नहीं किया। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारे पिताजी ने हमको अपने साथ रखा। वो समाज में भी जाते थे तो लेके जाते थे, राजनीति में भी जाते थे तो लेके जाते थे, शादी पार्टी में भी जाते थे तो लेके जाते थे। तो आज अगर हम कहीं खड़े होते थे तो हमको एक डर रहता था, अरे हमारे पिताजी की इतनी इमेज है, हम कुछ ऐसा गलत करेंगे तो क्या होगा, ठीक। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बच्चा हमारा कहाँ घूम रहा है हमको पता ही नहीं, बच्चा किसके साथ जा रहा है हमको पता ही नहीं, बच्चा कितने बजे घर आ रहा है हमको पता ही नहीं। तो जब आप अपनी कनेक्टिविटी दूर करेंगे तो वो दूसरी जगह कनेक्टिविटी खोजेगा, और उसी कनेक्टिविटी में अब उसको जिस टाइप की कनेक्टिविटी मिल गई वो उस टाइप की आदत में। तो शुरुआत तो यहाँ से होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों से। नहीं, अब मान के चलिए हो गया, बिगड़ना था जो बिगड़ गया, तो अब उसको आप पटरी पे कैसे लाएंगे? अब उसको पटरी में ये लाएंगे कि सबसे पहले उसका बातचीत करेंगे, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, उसके हिसाब से फिर हमारे यहाँ दवाइयाँ जो निकल के आती हैं हम उसको देंगे, काउंसिल करेंगे। काउंसिल भी हम करते हैं। मैं आपको वही तो बता रहा था, जो कुशालपुर का केस है, मैंने वो तो दिनों रात वाले थे, आज उसको मैंने काउंसिल करके लाइन अप करके सारा कुछ ठीक कर दिया और वो पूरा ठीक हो गया। अभी कल ही मेरे पास एक और आंटी हैं, वो मैं आपको उसका वीडियो भेजूंगा, वो आने वाली है मेरे पास। उनका बेटा आया, उसको मैं बचपन में ट्रीट किया था, और वो कई बार बोली सर ये आ नहीं रहा है, इसको तकलीफ है, आ नहीं रहा है, आपके पास आ नहीं रहा है, ऐसा ऐसा बार बार। वो मेरे पास आया, वो काला कुर्ता, बाबा टाइप, बाल इतने बड़े बड़े, ये वो। अब मैं उससे पूछा तू क्या करता है? बोला ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। तो मेरे पास उस दिन भीड़ बहुत थी, मैं उसको सीधा बोला दूसरा सवाल, बोला तेरे ऑटो में कोई बैठता है? बोले नहीं भैया ग्राहक कम है। बोला क्यों? बोले पता नहीं। बोला तेरे इस कारण, तू तो गुंडा दिख रहा है शकल से, तो कौन तेरे ऑटो में बैठेगा? बोला बढ़िया बाल अच्छे रख, दाढ़ी वाड़ी बना, बढ़िया कपड़े पहन, तो लड़कियां भी तेरे ऑटो में बैठेंगी। ये तो ऐसे देख के बोले हाँ भैया, कई लोग लड़कियां पूछती हैं, देखती हैं शकल, फिर नहीं बैठती हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उसको बोला इतना समझाने के बाद, तू मेरे पास 3 दिन बाद आना, मैं तेरे साथ आराम से बैठूंगा। वो मेरे पास 3 दिन बाद आया, मैं उसके साथ आराम से बैठा भी, ठीक, और पूरा बढ़िया उसके बाद दाढ़ी वाड़ी करके एकदम टिप टॉप। और फोटो मैं आपको भेजूंगा, आप देखना, अभी 2-4 दिन के अंदर मैं जारी करूंगा उस चीज़ को। तो ये परिवर्तन लाना पड़ता है आपको, तभी व्यक्ति चेंज होता है और तभी ये गलत हरकतें छोड़ता है। जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ, डॉक्टर का मतलब जो है कि इंसान को पढ़ के उसको पटरी में चाहे किसी भी तरीके से लाना, दवाई ही जरूरी नहीं कि दवाई से ही ठीक, दवाई ही जरूरी नहीं है हर चीज के लिए। नहीं तो आईसीयू में कोई व्यक्ति मरता नहीं। ठीक बात है। 20-20 नर्स, 4-4 डॉक्टर, मशीनें, वेंटिलेटर, सब, फिर आदमी क्यों चला गया? तो जिसका जो समय है वो जाएगा। और खुद डॉक्टर भी कभी कभी मर जाते हैं, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। अच्छा सर, कैंसर और ये सब की भी इलाज है इसमें पॉसिबल? क्योंकि मैंने सुना है रायपुर में कि कैंसर का भी इलाज होम्योपैथ से संभव हुआ करके। देखिए आप रायपुर में सुने, और मैं तो, मेरे बिहार के एक मित्र हैं, उनका होम्योपैथी का कैंसर का हॉस्पिटल है। अब वो सारे पेशेंट होम्योपैथी के, मतलब कैंसर के, होम्योपैथी दवाइयों से ठीक करते हैं, एडमिट करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप आगरा चले जाइए, नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, आप फेसबुक सर्च करके देखिएगा, क्या पेशेंट है उनके यहाँ। क्या रिजल्ट होगा कैंसर का ट्रीटमेंट का? उनके यहाँ तो 90% रिजल्ट है। ओके। लोग सरवाइव कर रहे हैं, एडमिट होते हैं, वहीं पर दवाइयाँ लेते हैं, ठीक होते हैं, जाते हैं। मेरे पास भी मतलब अमूमन हफ्ते में 1 से 2 पेशेंट कैंसर के आते हैं, मैं उनको दवाई दे रहा हूँ, और मेरे पास माउथ कैंसर के 1-2 पेशेंट ठीक भी हुए हैं, ठीक। पेट के जो कैंसर हैं, मेरे पास 1-2 पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो गए हैं। ऐसे कई पेशेंट हैं जिनका इलाज चल रहा है और आज उनका स्टेमिना, स्ट्रेंथ सब बरकरार है, उनके जीने की इच्छा बढ़ गई है। थोड़ा समझाएंगे सर कैंसर शब्द को होम्योपैथ के टर्म्स में? देखिए कैंसर क्या होता है, इसके नाम से ही व्यक्ति डर जाता है, ठीक। कैंसर अगर किसी व्यक्ति को है और उसको पता ना चले और वो कोई ट्रीटमेंट ना कराए, तो 4 से 5 साल तो मिनिमम अच्छे से, और मैक्सिमम 10 साल तक तो बिना किसी इलाज के जी जाएगा। लेकिन जब उसको पहले ही शब्द बता दिया आपको कैंसर है, 50% उसकी बॉडी क्या हो गई, डाउन हो गई। अब फिर हम आ गए इलाज में छेड़ने में दुनिया भर का, तो उस इलाज से उसका लाइफ स्पेन और क्या हो गया,
कम हो गया, उसके अंदर वीकनेस आ गई, नाना प्रकार की तकलीफें आ गई, ये सारी चीजें हो गई। अब व्यक्ति कैंसर से नहीं मरा, उसके इलाज से मर गया। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं एक दिन एक हॉस्पिटल गया था, उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेता, गया था, उनके पिताजी को खाली माउथ कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो लेके गए, मैं भी देखने गया, पहला उनका इलाज चालू हुआ, जो उनके पिताजी का बीपी डाउन हुआ, वो तीसरे दिन एक्सपायर कर गए। अच्छे खासे चलते फिरते खाते पीते पैदल गए थे वो। वहां पर हॉस्पिटल की गलती नहीं, इलाज का मिस्टेक नहीं, भय था उनको, उस भय से वो आदमी हार्ट अटैक से चला गया। तो जब आप होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, कैंसर सिर्फ एक शब्द है, ठीक। अब मेरी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, ठीक। अब हम दोनों व्यक्ति को कोई बीमारी मतलब कैंसर हो गई, अब फिर होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या करना है, उसको उस साँचे में, इस बॉटल में हमको उस कैंसर पेशेंट को बिठाना है कि उसको ये, अब ये बॉटल में नहीं मैच हो रहा है तो फिर दूसरी दवाइयाँ हैं, ऐसे हमारे पास कैंसर की हजारों दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, एक नहीं हजारों दवाइयाँ हैं। अब जब हमने केस हिस्ट्री लिया, सब कुछ लिया, आज मेरे पास माउथ कैंसर के अभी आज ही मैं 4 पेशेंट मैं फॉलोअप में जो थे, मेरे चारों को आराम है। ये चीजें हैं। अब क्या होता है कि ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली हो जा रहा है कई प्रकार का, और ऐसी कई सारी चीजें हो जा रही है जिससे व्यक्ति परेशान हो जा रहा है। और होम्योपैथी में आजकल आप इम्यूनोथेरेपी का नाम सुन रहे होंगे। होम्योपैथी क्या है, शुरू से इम्यूनोथेरेपी। भाई आपके पास जब कोई चारा नहीं बचता तो आप किस में जा रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी में, ठीक। अब हम शुरू से क्या कर रहे हैं, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि हम व्यक्ति का इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, व्यक्ति में जीवन शक्ति बढ़ाते हैं, जीवनी शक्ति बढ़ाते हैं, उसमें जीवन जीने की लालसा बढ़ाते हैं। लेकिन पूछने भी वाला था कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए कहा जाता है होम्योपैथी इज द बेस्ट वे। हाँ, होम्योपैथी की सारी दवाइयाँ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। जैसे आपकी गाड़ी कभी बंद हो गई, एक व्यक्ति ने धक्का लगा दिया, उसका स्टीयरिंग आपके हाथ में, आप लंबा चलाते, होम्योपैथी का सिर्फ इतना सा काम है, वह आपके अंदर जीवन जीने की क्षमता को बढ़ा देती है। और जब व्यक्ति के अंदर जीवन जीने की क्षमता बढ़ जाती है तो किसी भी बीमारी से वो स्वयं लड़ लेता है, उसको किसी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। एक और चीज समझ में आई, अगर बॉडी में कोई बीमारी है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए इम्यूनोथेरेपी जो होम्योपैथी का है वो खुद रेजिस्टिंग पावर दे देती है। आदमी अपने आप बढ़ जाता है आगे। भाई आप कभी भावुक होते हो ना, कभी आपको कभी आपका कोई नुकसान हो गया, आपका कोई साथी आता है आपके कंधे पे हाथ रख देता है, उसने आपको पैसे से सहयोग नहीं की, उसने आपको नौकरी पे नहीं लगाया, उसने आपका खाली ढाढ़स बना दिया, अरे नहीं मैं तेरे पीछे खड़ा हूं चल, आदमी अपने आप सारा मंजिल को पा लेता है। इतना ही तो हमको समझना है। हम सिर्फ बीमारी के नाम से घबरा जाते हैं। आज साइटिका क्या है, नसों की तकलीफ, सर्वाइकल क्या है, नसों की तकलीफ, गठिया आर्थराइटिस वात क्या है, वही तकलीफ। अब इनके नाम अलग अलग है, व्यक्ति डर जाता है। अब मेरे पास जब पेशेंट आता है मैं एक ही चीज बोलता हूं, आपकी नस दब गई है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, मैं दवाई दूंगा, जैसे पेड़ में पानी जाता है हरा भरा होता है, आप भी हरे भरे हो जाओगे, मरीज खुश। अब उसको मैं साइटिका बोल दूं, वो जाके गूगल यूट्यूब में सर्च करेगा और रात भर नहीं सोएगा, मेंटल स्ट्रेस। इस पे एक मैं इंस्टाग्राम में रील देखा था, आपको बताता हूँ। 2 लड़के थे आपस में बात कर रहे थे, बोले यार हमारे वो पहले वाले डॉक्टर ही अच्छे थे, वो पर्चा में पता नहीं क्या क्या लिखते थे घुसुड़ फुसुड़ करके, वो मेडिकल में देते थे, मेडिकल वाला दवाई देता था, हम दवाई खा लेते थे, ठीक हो जाते थे। आजकल का डॉक्टर वो पूरा लिख के देता है प्रिंट करके, उसको हम लोग सर्च करके साला मानसिक परेशान हो जाते हैं कि क्या बीमारी हो गया हमने। तो आजकल जो डॉक्टर डायग्नोस बनाता है, पेशेंट उसको सर्च करता है। हाँ, ऑब्वियसली। अरे एलोपैथी की दवाइयाँ तो ठीक है, मैं मानता हूँ मरीज गूगल यूट्यूब में देख लेता है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैंने उनको जब दवाइयाँ दी, केस हिस्ट्री लिया, सब कुछ लिया, तो पेशेंट मेरे को क्या बोलता है, सर इन 5 दवाई में से आपने मेरे को कौन सी दवाई दी? मैं बोला क्यों? मेरी इस बीमारी का गूगल ये 5 दवाई बता रहा है होम्योपैथी की, तो इसमें से आपने कौन सी दवाई दी? अब इसमें क्या ही लिखा होगा, इसमें कैसे ही समझेंगे कि इसमें क्या है? ये अभी आपकी प्लेन शुगर बॉल्स है, इसमें कोई मेडिकेशन नहीं। हाँ, शुगर बॉल्स। हाँ। ठीक। अब अगर बच्चा प्लेन इसको खाए तो ये कैल्शियम का काम करती है। ओके। सिर्फ प्लेन ये भी
मेरे यहाँ तो डेली जितने बच्चे आते हैं ना, सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर पे जाते हैं, दीदी मीठी गोली। तो मेरे पास आने के पहले 1-2 डब्बी खत्म करके अंदर पहुंचते हैं कैबिन के। तो ये भी बच्चा क्या होता है, जैसे अपन ने बच्चों की बात की, बच्चा हमारे कैबिन में, हमारे क्लिनिक में बगैर स्ट्रेस के घुसता है, हंसते खेलते घुसता है, खुश होके आता है। उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं चाचा के पास जा रहा हूँ, मैं भैया के पास जा रहा हूँ, मैं इसके पास जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन वही बच्चा जब सुई के डर से जाता है तो उसकी मानसिक प्रताड़ना को आप समझो। उसको हाथ पैर पकड़ के जकड़ के उसको सुई लगाया जाता है, उसको वैक्सीन दी जाती है, फिर उसको बुखार हो जाता है। तो डर का भी बुखार होता है, और कई बच्चे तो डर के कारण बीमार पड़ जाते हैं। तो जैसे वैक्सीन एलोपैथी में दी जाती है, तो होम्योपैथी में भी इसका कुछ अल्टरनेटिव है क्या? होम्योपैथी में हमारे पास सारी दवाइयाँ वैक्सीन वाली हैं। होम्योपैथी में मैं बता रहा हूँ आपको, होम्योपैथी अब जो लोग रिसर्च करेंगे ना, हमारे होम्योपैथी में किसी प्रकार की कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। तो ये भी दिमाग ही है, ये किसको असर कर जाए कोई नहीं जान सकता। जब इसके लायक का व्यक्ति आता है, ठीक, अब जो मैं आपको एग्जांपल दिया था, हमारे यहाँ पल्साटीला करके मेडिसिन है, ठीक, हर कोई, आप भी कॉलेज पढ़े हो, मैं भी कॉलेज पढ़ा हूं, एक सुंदर सी लड़की को हर कोई देखता है, इसको समझना आप, अरे यार एकदम जिससे नजर नहीं हटती, हम पल्साटीला को वैसा देखते हैं। हमारे कैबिन में कोई भी सुंदर लड़की या महिला आ जाए, हमारा दिमाग पहले क्लिक हो गया ये इस कैटेगरी की पेशेंट है। फिर हम उसकी हिस्ट्री पे आते हैं। आप क्रॉस लेग करके बैठे हैं, जिंकम मेड मेडिसिन है हमारे यहाँ, जिंकम मेटालिट पेशेंट जो होता है जिंकम मेटालिटम का, वो ऐसे क्रॉस लेग करके बैठता है। ओके। हाँ, अब मैं ही हूँ कैबिन में, ठीक, कई लोग होम्योपैथी को साइकोलॉजी बोलते हैं, प्लेसिबो बोलते हैं, ठीक है, हम मानते हैं, हम उसको समझते हैं। अब जादू की तरह कोई व्यक्ति काम करेगी तो आप उसको नहीं मानते, क्योंकि आप तो बैठी हो, होम्योपैथी नहीं मान रही है। कोई व्यक्ति मेरे यहाँ कैबिन में घुसता है, वो चुपचाप खड़े हो जाएगा, मैं उसको बोलूँगा तो बैठेगा। दूसरा आएगा, डॉक्टर साहब नमस्कार। तीसरा आएगा, और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल। चौथा तो ऐसे बैठेगा जैसे मेरी गरज है। तो व्यक्ति एंटर हो रहा है, लेकिन कैरेक्टर क्या है सबका, अलग अलग है। तो हम इस एंटर करने से हम समझ जाते हैं व्यक्ति किस कैटेगरी का है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ सोने से बनी दवाई है, हमारे यहाँ चांदी से बनी दवाई है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑरम मेट, ये स्वर्ण भस्म वगैरह भी हाँ, ये आयुर्वेद होम्योपैथी एक ही है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड होम्योपैथी वालों ने कर दिया है। हमारे यहाँ प्लेटिनम बनी दवाई है, प्लेटिनम। उस दवाइयों का क्या काम है, शो ऑफ कैरेक्टर। ओके। आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखना कि देख मेरे हस्बैंड ने दिया 50,000 की अंगूठी है। आईफोन वाले सब हाथ में लेके आईफोन जिसको दिखाना रहता है, चुटकुला भी है, कोई भी व्यक्ति आईफोन को, आजकल तो कॉमन हो गया, लोग EMI पे भी ले रहे हैं। तो जो शो ऑफ कैटेगरी के लोग हैं, जो दिखावेबाज लोग हैं, उनको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। मतलब इस टाइप की महिलाएं कई ऐसी होंगी, अगर मैयत में भी जाती हैं, कॉमन एग्जांपल में बता रहा हूं, तो वो भी सोना चांदी पहन के जाएंगी। ये होम्योपैथी, यहाँ से आप, हमको कैंसर से मतलब नहीं, हमको ऑटिज्म से मतलब नहीं, हमको सोरियासिस से मतलब नहीं, हमको थायराइड से मतलब नहीं, हमको इंसान से मतलब है। और जब उस इंसान को हम समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग का हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो इनमें से कोई भी सीसी है, कैंसर भी ठीक कर देती है और सर्दी भी ठीक कर देती है। आज होम्योपैथी में एकदम लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा डीपली समझा मैंने। जी, होम्योपैथी में बहुत डीपली है, और होम्योपैथी में एक नहीं 5,000 प्रकार की दवाइयाँ हैं। लोगों को लगता है कि खाली ये मीठी गोली से क्या होगा। आज हम होम्योपैथ आपके मन से माध्यम से बताना चाहूँगा, एक MBBS डॉक्टर जो पढ़ाई करता है, एक होम्योपैथी भी वही पढ़ाई करता है। वही मेडिसिन की बुक जो उनकी है, मतलब सर्जरी की बुक, वही सर्जरी की बुक हमारी है। वही ऑप्स गैनी की बुक जो उनकी है, वही ऑप्स गैनी की बुक हमारी है। सारा चीज़ें हमारा सेम है, बस मेडिसिन अलग अलग है। लेकिन एक स्टेप हम ऊपर क्या पढ़ते हैं उनसे, सर्जरी तो होगी, इस सर्जरी को होम्योपैथी दवाइयों से कैसे रोकना है, ठीक बात। हम एक कदम आगे अध्ययन करते हैं। केस हिस्ट्री, यही सारी चीज़ें हैं। सर हमारे पास में कुछ और भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको कॉल कर लेते हैं। इनका नाम है टिमेंद्र साहू।
हेलो, टेमेंद्र साहू जी बोल रहे हैं? जी जी बोल रहे हैं। द पीए शो से रोहित सोनी बात कर रहा हूँ। जी जी सर बोलिए। अभी पॉडकास्ट चल रहा है और हमारे सामने उत्कर्ष त्रिवेदी सर बैठे हैं, होम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं, और आपने रजिस्ट्रेशन किया था। क्या जी, आपका जी। क्वेश्चन था उनसे? सर जैसे शादी है मेरी 4-5 दिन बाद और फेस डल है मेरा, तो जैसे अपन इंस्टेंट उसमें ग्लो कैसे ला सकते हैं ऐसा। ओके, शादी है, आप दूल्हे बनने वाले हैं और आपको अपना फेस को फेयर करना है। जी जी जी। ओके, जिससे मतलब साइड इफेक्ट भी ना हो और बढ़िया ग्लो आ जाए। ओके। ये आजकल हर किसी की मांग है। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि शादी एक दिन की है लेकिन शकल आपको जीवन भर दिखाना है। तो सबसे पहले आप उस पर विचार करिए। अगर आपको कोई तकलीफ़ें हैं, कोई समस्याएं हैं, चेहरे पे दाने हैं या कुछ ऐसा खुजली है, तो उसका इलाज संभव है। रही बात इंस्टेंट ग्लो, आप एक समय के लिए इंस्टेंट ग्लो तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको तकलीफ़ें भी होंगी। सर जैसे ना कुछ दिनों पहले मतलब थोड़ा ग्लो था फेस में भी, धूप और काम के चलते थोड़ा सा डल हो गया है, तो उसके लिए जैसे उसके लिए हमारे यहाँ एक सबसे कॉमन दवाई आती है, बर्बेरिस एक्विफोलियम करके, है ना। उसको आप मेडिकल से ले लीजिएगा, होम्योपैथी के, और उसको आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 5 से 10 बूंद दिन में 3-4 बार पीजिएगा। जी जी। तो उससे आपकी स्किन में जो है वो जो नेचुरल, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ तकलीफ़ें होंगी, तो जैसे एक पैरासीटामोल का असर होता है ना फीवर वीवर को मैनेज करने के लिए, तो उस टाइप से आपको ये मैनेज कर देगी जी ना। जी तो अभी इन दवाइयों से आपका इंस्टेंट ग्लो हो जाएगा कुछ दिन के लिए। और बाकी थोड़ा सा आप कोई होम्योपैथी का कोई अच्छा फेस वॉश या कोई एक अच्छी क्रीम आती है, आप मार्केट से उसको ले लेंगे, कोई भी मेडिकल स्टोर दे देगा, तो उससे आपको इंस्टेंट ग्लो अच्छा हो जाएगा। ठीक है टेमेंद्र साहू जी। और बाकी पीने के जी लिए सर। वो बर्बेरिस एक्विफोलियम वाली जो दवाई है, उसको आप लेके, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 5 से 10 बूंद सुबह दोपहर शाम पीजिएगा। अगर आपको कुछ जी। कंफ्यूजन हो तो हमारी टीम आपको मैसेज करेगी प्रिस्क्रिप्शन के साथ में, और होपफुली आप दूल्हे बने तो गोरे फेस के साथ बने, यही हमारी भी शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर, ये तो हो गई आजकल युवाओं का जो सोच है। कई बूढ़े लोग, या फिर आप कह ले बूढ़े क्या कहें, आजकल तो जन्म के साथ ही शुगर जो है वो बहुत गंभीर रूप से घायल करती है इंसान को। तो उसके देखिए, जन्म के साथ शुगर, तो मैं इसको वही कहूँगा कि जैसे माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी किसको दान करते हैं? बच्चे को, ठीक। अब उसमें से भी जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको माँ बाप थोड़ी प्रॉपर्टी ज़्यादा दे देते हैं। भले बाद में दोनों भाई कोर्ट कचहरी सब लड़ते रहे, ठीक। हम्म। अब वो जो बच्चा था वो अपने लाइफ में कमज़ोर क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपना रूटीन को ध्यान नहीं दिया, अपने समय को ध्यान नहीं दिया, समय पे खान पीन नहीं किया, समय पे पढ़ाई नहीं किया, तो आज वो कुछ बन नहीं पाया। तो इसी प्रकार जिन घरों में ऑलरेडी शुगर है, ठीक, अब वो ठीक तो होती नहीं है अन्य पद्धतियों से, जीवन भर दवाई चलती है, शमशान घाट में दवाइयाँ छूटती हैं, तो वो पेरेंट्स शुगर को अपने अंदर ही रखे हुए हैं। फिर जब बच्चा पेट में आता है, अब यहाँ से माँ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा चालू होता है। जब भी कोई भी परिवार फैमिली प्लानिंग कर रहा है, अगर उसके घर में कोई बीमारी है तो सबसे पहले माँ का फ़र्ज होता है कि उसका 9 महीना विदाउट स्ट्रेस में निकले। अगर इन 9 महीने में माँ की स्थिति थोड़ी सी भी खराब होती है मेंटली, तो वो बीमारी तुरंत बच्चे में प्रवेश कर जाती है। ओके। जन्म से शुगर उन्हीं को आती है जिनके घर में हेरिडिटी के हिस्ट्री है। क्योंकि हम भी पढ़े हैं, एक होता है डोनर, एक होता है कैरियर, एक होता है एक्सेप्टर। एक दान देने वाला, एक कैरी करने वाला, एक एक्सेप्ट करने वाला। हम भी जब एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करते हैं तो बड़ी सी गाड़ी आती है, उसमें पूरा सामान डलता है। तो मैंने अपने घर का सामान इसको दान किया, उसने कैरी किया, और मेरे नए घर ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, एक आध गाड़ी वाला सामान लेके भग जाता है, उसका ढूंढते रहो। तो उसी प्रकार
जो हेरिडिटी बीमारी होती है वो जो मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है वो एक जनरेशन छोड़ के दूसरे जनरेशन में आती है। ओके। जैसे दादाजी हैं, दादाजी को चीज़ों को पिताजी ने कैरी किया और पोते ने एक्सेप्ट किया, पाया, तो बीमारी भी हो सकती है, जायदाद भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। तो इसी प्रकार बाई बर्थ शुगर के जो केसेस हैं जो शुरू से बचपन में आ रहे हैं, इनमें माँ का रोल सबसे पहले होता है। अगर आपके घर में कोई इस टाइप की हिस्ट्री है तो माँ का खान पीन, माँ का स्वास्थ्य सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए, माँ की मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी होना चाहिए। और इन सब के ड्यूरेशन में जैसे सिकलिंग के मेरे पास पेशेंट हैं या मेरे पास शुगर के पेशेंट हैं, मैं अपने सभी पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उस समय आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए कि जो भी बीमारी आपके फैमिली खानदान में है। और 99% मैंने पाया है कि आगे जनरेशन में वो बीमारी नहीं आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम नहीं आएगी। फिर बच्चा जब सही रास्ते पे चलेगा तो उसको तकलीफ़ें नहीं होनी। लेकिन ये चीज़ क्या है, फैमिली में प्रेजेंट है ना, तो जब भी आप अपने लाइफ को ऊंच नीच करेंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ये आपको ट्रिगर कर जाएगी। तो अभी जैसे शुगर प्रेजेंट है तो जड़ से कट जाएगी होम्योपैथी से? देखिए, शुगर जब प्रेजेंट है, क्यों, नो डाउट, जड़ से क्यों नहीं कटेगी? हमारे यहाँ कटी है शुगर, कई व्यक्तियों की कटी है। मेरा एक पेशेंट है, उसका 650 शुगर था, मैंने उसको डिटेक्ट हुआ, वो डायरेक्ट मेरे पास आया, साल भर की दवाइयाँ चली, उसकी रिपोर्ट अभी तक नॉर्मल है। अब शुगर नहीं है? नहीं है शुगर। थायराइड भी मेरे पास ऐसी है। लेकिन मैं आपको उसी चीज़ बताया कि आप मेरे से डायरेक्ट पूछेंगे कि शुगर का इलाज है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे को वो व्यक्ति चाहिए। जब मैं उसकी व्यक्ति की कंडीशन जानूंगा, उस व्यक्ति की परिस्थिति जानूंगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि ये 100% ठीक होगी कि मैनेज होगी कि टाइम टेकिंग है। बगैर व्यक्ति को देख के मैं किसी भी बीमारी को होम्योपैथी में मैं अपने स्वयं 100% ठीक होने का क्लेम नहीं करूंगा। मेरे को व्यक्ति पहले चाहिए। इलाज सब चीज़ का है, लेकिन उसका केस हिस्ट्री इंपॉर्टेंस रखता है कि कितने लेवल तक, किस हद तक, कितने कम समय में ठीक होगा। विदाउट केस हिस्ट्री लेना, ये बताना मुश्किल है। हम इस पॉडकास्ट में सर सारी बीमारियों पे आपसे सुनना चाह रहे हैं। वेरिकोज वेन्स भी आजकल आम हो चुका है, लोगों के पैरों में वेरिकोज वेन्स होता है, तो उसके लिए भी क्या होम्योपैथी में कुछ है? देखिए, नसों को लेके, वेंस को लेके होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी की जितनी दवाइयाँ हैं ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं। वेरिकोस क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, स्वेलिंग आना चालू हो जाता है। ठीक, अब मेरे घर के सामने आके कचरा जम गया, मैंने उठा के फेंक दिया, अब उसको कट कर दिया, उसका ब्लीडिंग क्या हो गया, वॉश आउट हो गया। लेकिन एक समय बाद फिर वो आ गया ना, फिर मेरे घर के सामने कचरा आ गया। तो वो कचरा कहाँ से आ रहा है, मैं जब उसको जानूंगा, मैंने जाके वहाँ पर सफाई की, भले मेरे को 5 घंटे 10 घंटे लगे, अब मेरे घर के सामने कचरा क्या हो गया, नहीं आ रहा है। तो वेरिकोस के पेशेंट हमारे पास जितने आते हैं, अब उसमें उनकी हिस्ट्री, जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री रहती है, कई लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, कई महिलाएं हैं जो किचन में खड़े होकर काम करती हैं। तो ये जो स्टैंडिंग हिस्ट्री और जिनका वेट रहता है, उनको ये वेरिकोस ज़्यादा होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब भी आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा तो जो भी शरीर का सबसे कमजोर अंग होगा या शरीर के जिस भी अंग का उपयोग आप ज़्यादा करते हैं या जो बीमारी आपके खानदान फैमिली हिस्ट्री में है, मेंटल स्ट्रेस से वो आ जाएगा। अब कोई महिला है या पुरुष है, वो 24 घंटे खड़े होकर काम कर रहा है, 12-12 घंटे खड़े होकर काम कर रहा है, तो उसके पैर क्या हो गए, ऑलरेडी कमज़ोर हो गया, उसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है और गलती से उसको मानसिक स्ट्रेस भी हो गया, तो सबसे पहले ये अटैक हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग दिल के कमज़ोर होते हैं, डरे हुए स्वभाव के लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा दिन स्ट्रेस में चल रहे हैं, उनको हार्ट अटैक होने का खतरा ज़्यादा रहता है। गुस्सैल व्यक्तियों को ब्रेन में डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। मैंने अपने लाइफ में अभी तक जो एक्सपीरियंस किया, जो समझा और देखा है, इमोशनल और शांत स्वभाव का व्यक्ति हार्ट अटैक, एग्रेसिव और गुस्सैल लोग ब्रेन हैमरेज, इस टाइप की तरफ ज़्यादा इफेक्ट होता है। कहते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन में अल्कोहल भी होता है। नो डाउट होम्योपैथी की दवाई में अल्कोहल होता है, लेकिन हमारे अल्कोहल को ये नशा वाला नहीं होता है। इसको पोटेंटाइज करके, इसको मेडिसिनल पावर में, मेडिसिन मात्रा के तौर पे हम यूज़ में लाते हैं। हमारे यहाँ जो भी मेडिसिन बनती है वो 1 पार्ट मेडिसिन 99 पार्ट अल्कोहल होता है। हम उसको मिक्स करते हैं।
फिर जब हम उसको उसकी हायर पोटेंसी बनाना है तो जो मेडिसिन हमने बनाई फिर 1 पार्ट इसका बाकी 99 पार्ट फिर हम डाइल्यूट करते हैं। और जब आप अल्कोहल पे जाएंगे तो अल्कोहल इज़ अ बेस्ट मेडिसिन। ओके। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमारा होम्योपैथी भी उसी सिद्धांत पे चलता है। होम्योपैथी मतलब होता है, होम्यो मतलब सिमिलर, पैथी मतलब सफरिंग, सम से समान की चिकित्सा, जो आपकी पीड़ा को समझ के उसके अनुसार का ट्रीटमेंट करती है, ये होम्योपैथी है। जिस चीज़ से बीमारी आएगी उसी चीज़ से बीमारी जाएगी। जरूरत से ज़्यादा उस चीज़ का सेवन कर लोगे तो बीमारी फिर आ जाएगी। अब अल्कोहल का काम क्या है? वो नसों के तनाव को कम करता है और व्यक्ति की भूख बढ़ाता है, खोलता है। अब इसी को आप मेडिसिन के रूप में उपयोग करेंगे तो ठीक है, लेकिन जब आप इसको नशे के रूप में उपयोग करेंगे तो ये आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को बर्बाद कर देगा और आदमी के नसों को वीक कर देता है, आदमी कांपने लग जाता है। और जब व्यक्ति का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर घर भी बर्बाद हो जाता है। कई लोग अपने बॉडी बिल्डिंग के लेकर के बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं और जिम जाते हैं, तो सडनली जिम छोड़ देते हैं, फिर उनको हार्ट अटैक आता है और बहुत सारी प्रॉब्लम से वे गुजरते हैं। देखिए, जीवन में कोई भी चीज़ है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपना एक समय निकालिए कि रेगुलर रूटीन पे आप उसी को करिए। ऐसे नहीं कि मैं मोटापे के लिए कर रहा हूँ, मेरा मोटापा कम हो गया, मैं छोड़ दिया, फिर आप उसी स्टेट पे चले जाओगे वापस। एक रस्सी भी है ना, आप उसको जितना खींच के रखो और उसको छोड़ दो तो सीधा अपन फेंका जाते हैं। तो यही चीज़ हमारे लाइफ में भी लागू होती है। व्यक्ति जिम के लिए क्यों जाता है? एक्सरसाइज करने, लेकिन आज वहाँ पर क्या क्या चीज़ें भी खा रहा है वो, जिससे उसको नुकसान हो रहा है। जिम में भी लोगों को हार्ट अटैक की खबरें आती है। देखिए, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, जो मैं मानता हूँ, पीटी कब होती थी? सुबेरे। योगा कब होता है? सुबह। एक्सरसाइज कब हो रहा है? सुबेरे। आजकल तो लोग अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जिम कर रहे हैं ना। मैं रात के 10 बजे ऑफिस से आया, नहाया, जिम से आ रहा हूँ। अब हमारी भी मम्मी ये बोलती थी, हम भी गांव जाते सुनते थे, बेटा शाम के 6 बजे के बाद पेड़ मत छूना, सो रहे हैं, पेड़ की पत्तियों को मत हिलाना। ऐसा आप भी सुने होंगे, हम भी सुने। तो शरीर भी तो है, जैसे जैसे सूरज ढलता है शरीर क्या होता है? ढलता जाता है। अब शरीर को रेस्ट की आवश्यकता है। अब हम जाके क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ये एक्सरसाइज, ये वो, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? बढ़ेगा। अब उस मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँचेगा तो हार्ट पे प्रेशर आएगा। तो सबसे पहले मैं जो इसको मानूंगा, अनइवन टाइम पे जो आप एक्सरसाइज जिमिंग कर रहे हैं, यंग जनरेशन, ये सबसे बड़ा एक आपके हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। दूसरा, नशा। आप देखते होंगे शादी ब्याह में अब लोग पी लेते हैं, अब वो अपनी बॉडी को फुल एग्जॉस्ट करते हैं। अब उनको तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन क्या हो रहा है? कम, वही झटका मार देता है। तो जिस समय आप अपने बॉडी का, अपने मन का, अपने दिमाग का उपयोग अपनी लिमिट से ज़्यादा करेंगे, उस दिन हार्ट अटैक होना स्वाभाविक है। उस दिन गाड़ी भी जाम होना, इंजन फेल होना स्वाभाविक है। जैसे गाड़ी की इंजन को हम रोक रोक के रेस्ट देते हैं कि गाड़ी गर्म ना हो जाए, वैसे शरीर को भी हमको रेस्ट देने की आवश्यकता है। जीवन एक ही बार मिला है, इसको जी लीजिए। आप ऐसे भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, क्या करेंगे इतना कमा के, जब आपके घर के लिए आपके पास समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, दोस्ती यारी के लिए समय नहीं है, तो आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, हार्ट अटैक से नहीं मरेगा तो और क्या होगा। मोबाइल से कई लोग स्ट्रेस में आते हैं, तो आप किसको ट्रीट करेंगे? पहले स्ट्रेस कम करेंगे कि मोबाइल एडिक्शन कम करेंगे? मोबाइल एडिक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम फैक्टर बन चुका है आज के डेट में। तो देखिए, व्यक्ति किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति मोबाइल से स्ट्रेस में नहीं है। आज आपका मैक्सिमम काम मोबाइल पे है। एग्जैक्टली। आपको मैं मोबाइल ना दूँ तो क्या होगा? मेरे भी मैक्सिमम काम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे मोबाइल नहीं देंगे तो मैं तो हाइपर एक्टिव, फिर वो तो जो चीज़ें मुझे मोबाइल से मिल रही है वो नहीं मिलेगी, तो मेरा तो फिर पारा चढ़ेगा। हाँ, वही चीज़ें है ना। हाँ। तो चीज़ें, हर चीज़ें अच्छी हैं, हर चीज़ें बुरी हैं। आदमी का भी 2 रूप होता है, एक शांत रूप होता है, एक रौद्र रूप भी होता है। ठीक, तो किस चीज़ को आप कैसे उपयोग में लाते हैं, सबसे पहले आपके लिए ये महत्व होता है। आज बच्चे लोग मोबाइल में पढ़ाई भी कर रहे हैं और वही बच्चा वो मोबाइल में 24 घंटे गेम भी खेल रहा है। आज मैं अपनी बात करूं, मैं कुछ अच्छे कंटेंट देखता हूं तो मैं खुद उसको बनाता हूं, मैं सीखता हूं,
और कई लोग खाली रील ही चलाते हैं दिन भर, खाली गाना ही सुन रहे हैं दिन भर। तो आप किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं ये आपके मानसिक स्टेबिलिटी के ऊपर यूज़ होता है। समझ आता है कि ये मेरे लिए कितना अच्छा है, ये मेरे, कोई चीज़ खराब नहीं है, कोई व्यक्ति खराब नहीं है, आपने उस व्यक्ति को कितना समझा। अब किसी के लिए मोबाइल का उपयोग खाली गेम खेलने के लिए है, किसी का मोबाइल का उपयोग खाली रील के लिए है, किसी का मोबाइल का उपयोग खाली कॉल के लिए है। लोग कीपैड वाला मोबाइल आज भी चला रहे हैं, वो भी तो यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि चीज़ों को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जब उसके आप एडिक्ट हो जाएंगे तो चाहे वो नशा हो और चाहे वो मोबाइल हो, वो हर चीज़ आपको नुकसान करेगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग इसके आदी हो के कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको होम्योपैथ से कुछ है रास्ता उनके लिए? देखिए, मानसिक लक्षणों के आधार पे होम्योपैथी में पूरे रास्ते उत्पन्न हैं। मैं पहले भी आपसे कहा कि मेरे पास अभी मैं एक जगह और गया था, तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि होम्योपैथी में ये हमने यूट्यूब में देखा है सल्फर दवाई है दारू छुड़ाने की, नशा छुड़ाने की। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, होम्योपैथी में हजारों दवाई हैं। आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने पीना क्यों चालू किया। किसी की नौकरी नहीं लगी तो पीना चालू किया, किसी का ब्रेकअप हो गया तो पीना चालू किया, किसी ने दोस्ती यारी में चालू किया, किसी ने शौकिया चालू किया, ऐसे कई लोग हैं। तो मोबाइल भी यही है कि वो व्यक्ति ने इतना एडिक्ट क्यों हो गया। जब तक आप उस व्यक्ति को नहीं समझोगे आप उससे छीन के नहीं छुड़ा सकते। अभी आपने एक तो बच्चियों का सुना होगा, बच्चियों ने सुसाइड कर ली। क्यों? तो एक नशा हो जाता है ना, नशा, कि उसके बगैर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ये चीज़ें घातक बहुत हैं। तो जब तक आप उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति, मन स्थिति को समझ के उसके साथ, क्योंकि अगर आप उसको मोबाइल छुड़ाना है तो आपको उसको दूसरा विकल्प भी देना पड़ेगा। आप उसको दारू छुड़ाना है तो आपको उसका विकल्प देना पड़ेगा। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, इतने लंबे समय से एलोपैथी खाते हैं, मैं तुरंत नहीं छुड़ाता। मैं पहले एक विकल्प स्थापित करता हूँ अपनी दवाई से। मतलब होम्योपैथी मेडिसिन लेनी है तो एलोपैथी तुरंत नहीं छोड़नी है? तुरंत नहीं छोड़नी है। आपकी स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि आप इतने लंबे समय से ले रहे हैं, उसके आदी हो चुके हैं। आदी हो से। तो जब हम यहाँ से एक बेस बनाते हैं, अब व्यक्ति हमारे कंट्रोल में, तब हम दूसरा रास्ता उसको साइड करते हैं। ओके। नहीं तो एकदम से जो आपने कहानी बताई, सुसाइड और हार्ट अटैक, यही होता है। मेरी भी प्रैक्टिस 18 साल की, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हर पैथी की अपनी अपनी महत्वता है, हर पैथी का अपना अपना यूज़ है। आयुर्वेद भी कई जगह अच्छी है, होम्योपैथी भी कई जगह अच्छी है, एलोपैथी भी कई जगह अच्छी है। अगर इन तीनों पैथियों का नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी के साथ तालमेल बैठ जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो कैजुअलिटी है वो 60 to 80% कम हो जाएगी। आपके पास मशीनें बहुत अच्छी हैं, हमारे पास दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। क्या बात है। जिस दिन हम इन दोनों का तालमेल, अपना ईगो को साइड करके बिठा दिए ना, अच्छे से अच्छा पेशेंट जिंदा होके जाएगा, कोई मरेगा नहीं। होम्योपैथ में ये ताकत है। ये ताकत है होम्योपैथी। सर, बाल झड़ने का प्रॉब्लम लोग बहुत बताते हैं, छोटी उम्र से ही बाल झड़ना शुरू, बाल वाइट होना शुरू, तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, छोटी उम्र में से आपको सबसे पहले ये बोलूँगा, मेरे पिताजी की एज 67 है। उनके मुश्किल से 2 या 4 बाल काले हुए होंगे, वाइट हुए होंगे। पूरे बाल आज भी काले, ना उन्होंने मेहंदी लगाई ना कुछ लगाया। ठीक, रीज़न आज भी वो घृत कुमारी का तेल जो बचपन से लगा रहे हैं वही लगाते हैं। रायपुर में कहीं नहीं मिलता, एक ही दुकान में मिलता है, लेने जाना पड़ता है। ये चीज़ है। लेकिन आज की यंग जनरेशन क्या कर रही है, कभी जेल लगाएगी, कभी पाउडर लगाएगी, कभी कुछ लगाएगी। तो आप, फिर मैं उसी चीज़ पे आऊँगा, आप नेचुरल चीज़ों से क्या कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो। हम पार्लर जाएंगे, बाल आज भूरे कर दो तो कल काले कर दो तो परसों गोल्डन कर दो तो ये क्या है? तो जब आप इससे छेड़ रहे हैं तो आपकी नेचुरल चीज़ क्या हो गई, डैमेज हो गई। अब आपको उसका नुकसान भरना पड़ेगा। होम्योपैथी में मेरे पास भी कई पेशेंट हैं, मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कई ऐसे पेशेंट हैं जिनके ग्रे हेयर ब्लैक हुए हैं मेरे पास। 100% नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम उसी पे आते हैं। कभी कभार हमसे भी फॉल्ट हो जाती है, हम कोई केस हिस्ट्री नहीं ले पाते।
हर चीज़ होम्योपैथी में हो जाए जरूरी भी नहीं, लेकिन कई चीज़ें होम्योपैथी में होती हैं। अब एक ही पेशेंट है, मैं किसी को 2-3 महीने दवाई देता हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं होता। दूसरा पेशेंट है, मैं उसको 1 बूंद देता हूँ, उसको जादू की तरह फर्क हो जाता है। तो डिपेंड फिर वही आता है हमारे और मरीज के बीच में तालमेल कैसा बैठा। हेयर फॉल का आज की डेट में मुख्य कारण जो है आपका एक्सेसिव स्ट्रेस, लेट नाइट स्लीपिंग, खाने आपके सही नहीं है, रूटीन आपका सही नहीं है, और जो आप भागा दौड़ी दिन भर कर रहे हैं, धूल हो गया, डस्ट हो गया, ठीक तरीके से हम केयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐड, ये तेल लगा लो, ये शैम्पू लगा लो, ये कर लो, ये दवाई खा लो, ये सबसे बड़ा नुकसान है हेयर फॉल का। रोज मैं देखता हूँ हर महीने व्यक्ति तेल शैम्पू बदल रहा है आज की डेट में। तेल शैम्पू सिर्फ आपकी क्लीनिंग के लिए हैं। कोई भी तेल शैम्पू आपका हेयर फॉल नहीं रोक सकता। हाँ, ये सिर्फ वॉशिंग के लिए है। नहीं तो लोग रोज साबुन से नहाते हैं, फिर स्किन डिजीज क्यों हो गई? ये क्लीनिंग है। कोई ना कोई तकलीफें आपकी अंदर आती हैं जिसके चलते आपको बीमारियां, हेयर फॉल, दुनिया भर की चीज़ें चालू होती हैं। उन तकलीफ़ों को आपको समझना पड़ेगा कि मेरा पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे को नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको जब हम कवर करके चलते हैं, मेंटल प्लस इंटरनल डाइजेशनल, तो व्यक्ति का हेयर फॉल भी ठीक होता है। सर, सारी चीज़ें लगभग तो कवर हो गई है, और जो भी पेशेंट्स भी चाहते थे, जिन एस्पेक्ट्स पे बात करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, वो भी सारी क्लियर हुई है। होम्योपैथी आप जितना भी इलाज संभव बताए हैं, और मेरा मानना है कि होम्योपैथ अभी नहीं तो थोड़े दिन में एलोपैथ की पूरी जगह ले लेगा। देखिए, सबकी अपनी अपनी जगह है, ठीक, सबकी अपनी अपनी कुर्सी है, सबका अपना अपना सिस्टम है। जहाँ पर हम जगह की लड़ाई नहीं है, मेरी जो स्वयं की लड़ाई है पेशेंट को सही करने की लड़ाई है, और वो पेशेंट कहीं से भी ठीक हो। क्योंकि एक डॉक्टर का धर्म होता है मरीज को सही करना, उसको उचित सलाह देना। आज अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मुझे लगता है इसको इमरजेंसी में एलोपैथी की आवश्यकता है, मैं उसको बोलता हूँ तो मेरी दवाई ले, अभी 1-2 दिन एलोपैथी ले ले, फिर अपन मैनेज करेंगे। लेकिन कई ऐसे डॉक्टरों को पता है कि इस चीज़ का इलाज होम्योपैथी में है, वो नहीं बोलते हैं। तो आपके मंच के माध्यम से आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है, मैं यही कहना चाहूँगा कि मरीज के हित में कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी मरीज हो, वो डॉक्टर को फीस देने से नहीं कतराता। आप 5,000 रुपये फीस बोलिए, मरीज देगा, लेकिन उस मरीज को उचित सलाह दीजिए कि भाई मेरे पास इलाज नहीं है, तू होम्योपैथी के पास चले जा, मेरे पास इलाज नहीं है, तू एलोपैथी के पास चले जा, मेरे पास इलाज नहीं है, तू फिजियोथेरेपी करा ले। उसको सलाह उचित दीजिए। कई बार हम अपने ईगो क्राइसिस के चक्कर में मैं होम्योपैथी से ही ठीक करूंगा और मरीज मर जाता है, जबकि उसको एलोपैथी से आराम हो जाता है। कई बार वो एलोपैथी में ही जबरदस्ती का सब चीज़ होता रहता है और मरीज चला जाता है, पता लगा उसको कोई बाबा भी है, एक झाड़ फूक से आराम दे देता। तो जिसके पास जो क्वालिटी है, जिसके पास जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसीलिए तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की विधाएं बनी हुई ना, तो अगर हम इसको समझ के ट्रीटमेंट कर लेंगे और इस ट्रीटमेंट मतलब हमको डॉक्टरों को तालमेल बिठा लेंगे, तो मुझे लगता है हम कई सारी बीमारियों को ना बड़ी आसानी से ठीक कर ले जाएंगे। फुली सक्सेसफुल पॉडकास्ट है हमारा। सर, हमारा एक पॉलिसी है, हमारे जितने भी ऑडियंस है द पीएस शो के, पॉडकास्ट शो के, तो उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि इस शो को देखिए, और जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आज अपन ने डिस्कस किए हैं, तो उनको मार्गदर्शन प्रॉपर मिले आपके थ्रू। देखिए, मैं पीएस शो के सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से और हमारे प्रिय मित्र रोहित सोनी जी के साथ जो आके चर्चा हुई है, निश्चित रूप से इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और इस शो के माध्यम से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 to 60% दवाइयाँ, अगर आपने इन शो को पूरा सुन लिया तो आप 50 to 60% बिना दवाइयों के आप स्वस्थ रहेंगे। ये मैं इस मंच से आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद। तो आपने पूरा पॉडकास्ट देखा ही, हर बीमारी से रिलेटेड, उसके संभव इलाज से रिलेटेड, होम्योपैथी इलाज से रिलेटेड सारी चर्चाएं पॉडकास्ट में हुई है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन साथ ही साथ सर का एक एडवाइस बहुत अच्छा लगा, जो मैंने ऊपर समझा कि अगर किसी इलाज का तरफ में आपको जाना है, इलाज की तरफ में आपको जाना है, तो सबसे पहले अपने फैमिली की मेंटल हेल्थ को भी समझिए, उसकी केस स्टडी करिए और अपने फैमिली के साथ समय देवें, अपने बच्चों के साथ समय देवें। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगले गेस्ट में आप किसे यहाँ पे चाहते हैं द पीएस शो में। तब तक के लिए थैंक यू।